Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. आवाज क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर? आवाज आ रही है? सही? आवाज आ रही है? चलिए, क्लियर है। ठीक, क्लियर है। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो। टॉपिक लिखो, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल्स। कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल्स। टॉपिक है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल्स। टॉपिक है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल्स। तो टॉपिक है हमारे पास में, टॉपिक है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल्स, ये टॉपिक है। कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल्स। कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल्स। ठीक, तो परमेबिलिटी लास्टली कंप्लीट हुआ था आपका। परमेबिलिटी उसमें एक बचा हुआ है थोड़ा बहुत पार्ट, वो मैं करा लूंगा अपने हिसाब से। आपका अभी एक्वाफर वाला कराना है मुझे, तो पहले आज ये टॉपिक शुरू कर लेता है। कॉम्पैक्शन सिर्फ छोटा टॉपिक है, हो जाएगा आराम से, जल्दी हो जाएगा। सो टॉपिक है कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल्स। अब क्या मतलब होता है कॉम्पैक्शन का? दो प्रोसेस होती है हमारे पास में, एक होती है कॉम्पैक्शन और दूसरी होती है कंसोलिडेशन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पर्पस के हिसाब से। कंसोलिडेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। सो कौन सा दो प्रोसेस होती है, एक होती है कॉम्पैक्शन, दूसरा प्रोसेस होगी कंसोलिडेशन। अब क्या मतलब है दोनों में, क्या करना है देखो जरा। कॉम्पैक्शन का मतलब है कि सपोज हम जस्ट ये जो टॉपिक है कॉम्पैक्शन, दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द सॉइल मैकेनिक्स। कॉम्पैक्शन आपका सिर्फ लिमिटेड नहीं है सॉइल तक, इसके एप्लीकेशन आरसीसी, बिल्डिंग मटेरियल, हर जगह दिखेगी आपको। कहीं पर भी कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे आरसीसी में, कोई बीम बनाओ, स्लैब बनाओ, कॉलम बनाओ, हर जगह पे आपको कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा। एवरीवेयर यू हैव टू डू दी कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मेथड्स ऑफ कॉम्पैक्टिंग दी कंक्रीट आर डिस्कस्ड इन द बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल में उनको डिस्कस करते हैं। बाकी अब यहाँ पे बात करेंगे सॉइल के कॉम्पैक्शन की, वो एक अलग पार्ट है। बाकी ये बताया कि कॉम्पैक्शन एक ब्रॉड टर्म है, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द सॉइल मैकेनिक्स। सिर्फ सॉइल तक ये लिमिटेड नहीं है। आपका आरसीसी में भी यूज होगा, कंक्रीट में भी यूज होगा, सॉइल में भी यूज होगा, हर जगह पर यूज होगा। क्या मतलब होता है कॉम्पैक्शन का, वो देखना है हमें जस्ट। सो कॉम्पैक्शन का मतलब है, देखो जरा क्या है कॉम्पैक्शन। पहली बात तो कॉम्पैक्शन करने से बहुत सारे प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती हैं। जो दिक्कतें रहती है ना सॉइल में, लाइक दिक्कत व्हाट, वॉइड रेशियो ज्यादा होना, पोरोसिटी ज्यादा होना, सेटलमेंट ज्यादा होना, बियरिंग कैपेसिटी कम होना, शियर स्ट्रेंथ कम होना, ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी आपकी। यानी कि सॉइल की प्रॉपर्टी मॉडिफाई हो जाती है सारी की सारी। अब कैसे वो समझना है जस्ट देखो क्या करना है आपको। जैसे सपोज एक हमने कोई रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, एक रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रोड की कंस्ट्रक्शन करी, मतलब रोड बना रहे थे कोई भी, तो ये ग्राउंड लेवल है आपका, ग्राउंड लेवल से नीचे प्रेजेंट है सॉइल पार्टिकल्स। ये सॉइल है आपके यहाँ पे, सॉइल है तो सॉइल है तो मतलब सॉलिड्स होंगे, एंड सॉलिड्स के साथ होंगे क्या यहाँ पर, वॉइड्स होंगे। वॉइड्स में कुछ एयर होगी एंड वॉइड्स के अंदर कुछ वाटर होगा, कुछ वाटर होगा। ये वॉइड्स में कुछ वाटर शो कर दिया, ये वाटर शो कर दिया, दिस इज वाटर, ये वाटर है। एंड ये है आपके पास में वॉइड्स थे, ये वॉइड्स हैं आपके पास। ये यहाँ पे जो भी खाली जगह है सब क्या है, वॉइड्स हैं। वॉइड्स के अंदर वाटर प्रेजेंट है, और वॉइड के अंदर वाटर है, एंड कुछ पार्ट ऑक्यूपाई कर रखा है किसने, एयर ने ऑक्यूपाई कर रखा है। और ये सब हो गया आपके पास में क्या, दीज आर द सॉलिड्स। ये है आपके पास में सॉलिड्स, ये सॉइल के सॉलिड्स हो गए, दीज आर द सॉलिड्स। अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई हम सॉइल से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो जब रोड की हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इस सॉइल को, ये जो सॉइल यहाँ पे प्रेजेंट है, इस सॉइल को हमने क्या करना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। अब कॉम्पैक्शन का मीनिंग क्या है वो क्लियर आ जाएगा आपको समझ में। अभी ये सॉइल है,
इसे हमें कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। फॉर द कॉम्पैक्शन पर्पस आप कुछ ना कुछ डिवाइस यूज करोगे। कॉम्पैक्शन करने के लिए हम कुछ ना कुछ मैकेनिकल तरीका यूज करेंगे, कोई डिवाइस यूज करेंगे। कौन सी डिवाइस यूज करनी है, जस्ट मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ यहाँ पे। सपोज आपने रोलर यूज कर लिया, बहुत तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि खाली रोलर ही तरीका है, रोलर भी एक तरीका है कॉम्पैक्शन करने का। सो रोलर हमने यहाँ पे यूज कर लिया, रोड की कॉम्पैक्शन कर रहे थे, सो रोड की कॉम्पैक्शन करने के लिए आपने यहाँ पे रोलर यूज कर लिया, रोलर, ठीक है, रोलर यूज करा। अब एक्चुअली कॉम्पैक्शन कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं कॉम्पैक्शन, उससे बेनिफिट क्या होगा वो समझिए जरा। कॉम्पैक्शन करके हम चाहते क्या है, ये जो सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स हम इनको पास पास लेकर आना चाहते हैं, ये हमारा मेन मोटिव है कॉम्पैक्शन करने का। ये जो सॉइल के सॉलिड पार्टिकल हैं, सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स को हम पास पास लेकर आना चाह रहे हैं कॉम्पैक्शन करके। अभी बताओ, अगर सॉइल के सॉलिड पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स को हम पास लेकर आना चाह रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, सॉइल की डेंसनेस बढ़ेगी या लूजनेस बढ़ेगी। पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, डेंसनेस बढ़ गई, लूजनेस बढ़ गई, डेंसनेस बढ़ जाएगी, सिंपल। सो सॉइल की डेंसनेस क्या करेगी, डेंसनेस विल इंक्रीज, ये पॉइंट आता है निकल के। तो डेंसनेस क्या करेगी, सॉइल की इंक्रीज कर सकती है, डेंसनेस ऑफ द सॉइल विल इंक्रीज। डेंसनेस बढ़ेगी तो क्या बेनिफिट है वो आपको पता है सारे के सारे ऑलरेडी, ठीक। डेंसनेस बढ़ने से क्या फायदा होगा वो चीज हमने ऑलरेडी पता है। तो हम करना क्या है यहाँ पे, पर्पस क्या है कि भाई पर्पस है आपका सॉलिड्स को हम पास पास लेकर आना चाहते हैं। सॉलिड अगर पास पास आ जाएंगे यहाँ पे तो होगा क्या, उससे बेनिफिट, डेंसनेस बढ़ जाएगी। डेंसनेस बढ़ने से हमें पता है सारी की सारी प्रॉपर्टी मॉडिफाई हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्या हुआ, कॉम्पैक्शन करने का एम क्या है वो तो बता ही दिया, कैसे कर रहे हैं, कोई मैकेनिकल डिवाइस आपने यहाँ पे यूज कर ली, जस्ट एग्जांपल लिया रोलर का। तो सॉलिड को पास पास लेकर आना है, सिंपल पॉइंट ये है, अगर आप सॉलिड को पास पास लेकर आना चाहते हो, तो सॉलिड को अगर पास पास लेकर आना चाहते हो तो सॉलिड को इस तरह से एक दूसरे के पास पास मूव भी तो करना पड़ेगा। अगर सॉलिड को पास पास आना है दैट मीन सॉलिड को इस तरह से एक दूसरे के पास पास मूव करना पड़ेगा आने के लिए। ये चीज आ रही है समझ में, सॉलिड्स को एक दूसरे के पास पास आने के लिए मूव करना पड़ेगा। अब जब सॉलिड एक दूसरे के पास पास आने के, जब सॉलिड पास पास आने के लिए मूव करेंगे तो उनके मूवमेंट के लिए अंदर जगह भी तो होनी चाहिए भाई। आपको सॉलिड्स को इस खाली जगह में लेकर आना था, ये जो जगह यहाँ पे वॉइड्स हैं बेसिकली, इसमें आप बेसिकली सॉलिड को पास पास लेकर आना चाह रहे हो। जब हम सॉलिड को पास पास लेकर आना चाह रहे हैं तो सॉलिड को पास पास मूव करना पड़ेगा। जब सॉलिड पास पास मूव करेगा तो सॉलिड के मूवमेंट के लिए वहां पे स्पेस भी तो क्रिएट होना चाहिए। अगर सॉलिड्स के मूवमेंट के लिए वहां पे स्पेस ही नहीं है तो सॉलिड मूव कैसे करेगा पास पास, तो स्पेस वहां पे बनना चाहिए सॉलिड्स के मूवमेंट के लिए। अब स्पेस बनने का मतलब क्या है, स्पेस बनने का मतलब ये है कि जो इस जगह में, जिस जगह में सॉलिड मूव करेंगे, जिस जगह में सॉलिड मूव करेंगे, जो इस जगह में अभी प्रेजेंट है, आप उसको बाहर निकाल दो, आप उस चीज को यहां से बाहर निकाल दो। सिंपल पॉइंट है, सॉलिड्स को मूव कराना है आपको इस स्पेस में, जो खाली यहाँ पे मैंने एरो बनाकर दिखा रखा है ना, ग्रीन एरो दिखा रखा है, इस स्पेस में मूव करवाना है। सो अगर सॉलिड को इस स्पेस में मूव करवाना है तो जो अभी इस स्पेस में प्रेजेंट है उसको इस स्पेस में से बाहर निकाल दो। इस स्पेस में, ये बेसिकली पहली बात तो इस स्पेस का नाम क्या है, टेक्निकल नाम, इस स्पेस का टेक्निकल नाम है आपके पास में वॉइड्स, इनका नाम है वॉइड्स, इनका नाम वॉइड्स है, वॉइड्स है। अब वॉइड्स में प्रेजेंट कौन है, अभी वॉइड्स में करंटली प्रेजेंट कौन है, वॉइड्स में प्रेजेंट है आपका कौन, वाटर भी है एंड एयर भी है। यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है एंड एयर भी प्रेजेंट है। तो वॉइड्स में आना है सॉलिड्स को, ये सॉलिड्स हैं, इस वॉइड्स को ऑक्यूपाई करना है सॉलिड को। देखो जो खाली जगह यहाँ पे है इसमें आएंगे सॉलिड आपके, और अगर ये इसमें आएंगे तो ये पास पास आ जाएंगे। तो जो यहाँ पे अभी प्रेजेंट था उसको बाहर निकालो। यहाँ पे कौन प्रेजेंट था, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट था एंड यहाँ पर एयर भी प्रेजेंट थी। तो दो ऑप्शन है हमारे पास में, या तो मैं यहाँ पे से एयर को बाहर निकाल दूं, या तो मैं एक काम करूं यहाँ से एयर को बाहर निकाल दूं। अगर आपने यहाँ से एयर को बाहर निकाला तो अंदर स्पेस क्रिएट हो गया और उस स्पेस में आपके सॉलिड्स आ जाएंगे आराम से, उस स्पेस में आराम से सॉलिड्स आ जाएंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास में, वाटर का एक्सपेल्शन हो जाए। दूसरा क्या है हमारे पास में, या फिर इस स्पेस में से वाटर का एक्सपेल्शन हो जाए। अगर वाटर भी बाहर गया तो वहां पे जगह क्रिएट हो जाएगी, उस जगह में कौन आ जाएंगे आपके पास, सिंपल सॉलिड्स आ जाएंगे, सिंपल सॉलिड्स आ जाएंगे। तो ये बताओ ये आया यहाँ तक का प्रोसेस समझ में, ये जो बताया अभी तक की सारी कहानी क्लियर है। तो दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो वाटर को बाहर निकालो, वाटर बाहर जाए, या फिर एयर को बाहर निकालना पड़ेगा। बोलो ये यहाँ तक क्लियर है, ये क्लियर है पॉइंट, क्या करना है। सो ये दो ऑप्शन थे आपके पास में। अब कॉम्पैक्शन प्रोसेस में क्या होगा, कॉम्पैक्शन प्रोसेस में एक्सपल्शन होगा इस एयर का, कॉम्पैक्शन प्रोसेस में एक्सपल्शन होगा दोनों को, दोनों, हाँ दोनों को निकाल दो, क्या दिक्कत है। लेकिन दोनों को बाहर निकलने में टाइम लगेगा, दोनों को बाहर निकलने में टाइम लगेगा। पहले एयर बाहर जाएगी फिर वाटर बाहर जाएगा, और वाटर का बाहर निकलना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। दोनों को भी निकाल दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले एयर ही बाहर जाएगी। अगर आप दोनों को भी निकालने की कोशिश करोगे ना तो पहले एयर ही बाहर जाएगी, फिर भी वाटर भी बाहर जाएगा लेकिन उसको जाने में टाइम लगेगा बाहर, ठीक है। चलिए तो ये आता है पॉइंट आपके पास। पॉइंट क्या है कि भाई एयर कॉम्पैक्शन में क्या होगा, एक्सपल्शन होगा किसका, कॉम्पैक्शन में एक्सपल्शन होगा एयर का। सो एयर का एक्सपल्शन होगा कॉम्पैक्शन में, इसका एक्सपल्शन होगा किसमें,
कॉम्पेक्शन में अब सिंपल पॉइंट, एयर का एक्सपेल्शन हो गया, एयर का एक्सपेल्शन हुआ, सॉलिड्स के लिए जगह क्रिएट हो गया, सॉलिड्स उस जगह में आ जाएगा, सॉलिड्स उस जगह में आराम से एडजस्ट कर लेंगे, सॉलिड पास पास आ गए, एयर बाहर चली गई, सॉलिड्स पास पास आ गए, इस जगह में आ गए, सॉलिड्स पास पास आ गए, सॉइल की डेंसनेस बढ़ी, एयर बाहर चली गई, एयर बाहर चली गई। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर है आपको कि क्या क्या हो रहा है प्रोसेस में, सॉलिड एक तो पास पास आए। तो मैं अगर पूछूं कॉम्पेक्शन प्रोसेस में क्या क्या हुआ, कॉम्पेक्शन प्रोसेस में भाई एक तो हमारा सॉलिड पास पास आए, दूसरा क्या हुआ कॉम्पेक्शन प्रोसेस में, कॉम्पेक्शन प्रोसेस में एयर भी बाहर गई, कॉम्पेक्शन प्रोसेस में ये भी हुआ कि कॉम्पेक्शन प्रोसेस में एक्सपेल्शन हुआ किसका, एयर का एक्सपेल्शन हुआ। और ये बताओ इसमें क्या डेंसनेस भी बढ़ गई सॉइल की, क्या सॉइल की डेंसनेस भी बढ़ गई, या सॉइल की डेंसनेस भी बढ़ गई, ये भी पॉइंट आया, डेंसनेस भी बढ़ी। अब ये जो हमने सॉलिड को पास पास लेकर आए हम, इसके लिए बेसिकली हमने किसी सॉलिड को पास पास लाने के लिए हमने किसी मैकेनिकल डिवाइस का भी यूज करा, एक मैकेनिकल डिवाइस का भी तो यूज करा आपने, ये मैकेनिकल डिवाइस है हमारे पास में, रोलर कुछ भी हो सकती है मैकेनिकल डिवाइस। सो इसी प्रोसेस को कहते हैं कॉम्पेक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कॉम्पेक्शन, इस प्रोसेस को कहते हैं कॉम्पेक्शन। अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये तो सिंपल था बिल्कुल एकदम। टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि भाई द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग द सॉलिड पार्टिकल्स टू कम क्लोजर, सॉलिड पार्टिकल्स को हम एक दूसरे के पास पास आने के लिए फोर्स कर रहे हैं, फोर्स ही तो कर रहे हैं उनको, वो पास थोड़ी आ रहे थे, हमने रोलर से उनको पास पास लेकर आने की कोशिश करी, मतलब आपने फोर्स करा पार्टिकल्स को विद द हेल्प ऑफ दिस रोलर, रोलर से आपने फोर्स लगाया उनके ऊपर, जिसकी वजह से सॉलिड पास पास मूव करेगी। सो द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग द सॉलिड पार्टिकल्स टू कम इनटू क्लोजर स्टेट, सॉलिड पार्टिकल्स को पास पास लेकर आने का प्रोसेस, एक क्लोजर स्टेट में लेके आने का प्रोसेस, एंड बाय द एक्सपल्शन ऑफ एयर, बाय मेकिंग द एयर टू एक्सपेल आउट, एयर को एक्सपेल आउट करा के, एयर को एक्सपेल आउट करा के जिससे सॉलिड पास पास आए, डेंसनेस बढ़ जाएगी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कॉम्पेक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉम्पेक्शन कहते हैं। कॉम्पेक्शन की डेफिनेशन क्लियर हुई। सो द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग, द प्रोसेस ऑफ डेंसिफिकेशन, ऐसे भी कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ डेंसिफिकेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल को डेंस करने की प्रोसेस, सॉइल को डेंस करने की प्रोसेस, सॉलिड पार्टिकल को पास पास लाने की प्रोसेस, सॉलिड को पास पास लाने की प्रोसेस, एयर को एक्सपेल आउट करवा के, एयर को एक्सपेल आउट करवा के, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कॉम्पेक्शन ऑफ द सॉइल्स, इसको कहते हैं कॉम्पेक्शन ऑफ द सॉइल्स। ये बताओ कॉम्पेक्शन की पूरी डेफिनेशन क्लियर हो गई, क्या मतलब है कॉम्पेक्शन का, ये मतलब था कॉम्पेक्शन का, ये डेफिनेशन थी जस्ट इसकी सिंपल। तो यहाँ पे वाटर की बात नहीं करेंगे, वाटर के एक्सपेल्शन की कोई बात नहीं होगी यहाँ पर, वाटर के एक्सपेल्शन का आपके पास एक अलग टॉपिक है कंसोलिडेशन, वाटर के एक्सपेल्शन का एक अलग टॉपिक है कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन में देखेंगे वाटर का एक्सपेल्शन पूरा का पूरा, ठीक। तो ये था इसमें पॉइंट। अब एक पॉइंट ये आई, सॉलिड को पास पास लाने की प्रोसेस है, उनको जबरदस्ती हम पास पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फोर्स कर रहे हैं एक दूसरे के पास पास आने के लिए, ये पॉइंट है जस्ट। अब सिंपल ये है भाई, जब हम सॉलिड पार्टिकल को पास पास लेकर आना चाहते हैं, जब हम सॉलिड पार्टिकल्स को पास पास लेकर आना चाहते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है आपको कि जब सॉलिड पार्टिकल पास पास आने की कोशिश करेंगे, मूव करेंगे, बेसिकली पार्टिकल्स, पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे, सॉलिड पार्टिकल का पास पास आने का मतलब क्या है कि पार्टिकल का मूव करना। तो जब सॉलिड पार्टिकल मूव करेंगे, क्या वहां पे रिलेटिव मोशन डेवलप होगा, वहां पे रिलेटिव मोशन डेवलप होगा, रिलेटिव मोशन, क्या सिंपल वहां पे रिलेटिव मोशन डेवलप होगा। अगर वहां पे रिलेटिव मोशन डेवलप हुआ तो उस रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रिक्शन भी लगेगा, फ्रिक्शन भी तो डेवलप होगा, फ्रिक्शन भी वहां पे डेवलप होगा। तो फ्रिक्शन काम क्या करेगा, सॉलिड पार्टिकल को पास पास आने से रोकेगा, फ्रिक्शन क्या काम करेगा, सॉलिड पार्टिकल्स को पास पास आने से रोकेगा, ये पॉइंट सभी को क्लियर है। फ्रिक्शन विल ट्राई टू रेजिस्ट द मोशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, फ्रिक्शन उन सॉलिड पार्टिकल को पास पास आने से रोकेगा। तो आपको पार्टिकल को पास पास लाना था, लेकिन फ्रिक्शन उसको रोक रहा है, फ्रिक्शन उसको रोक रहा है। तो फ्रिक्शन के इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए, फ्रिक्शन के इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा फ्रिक्शन के इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए, फ्रिक्शन के इफेक्ट को ओवरकम करना है, सिंपल है, एनर्जी देनी पड़ेगी। एक ही तो तरीका है सिंपल आपके पास में कि एनर्जी दो पार्टिकल्स को, एनर्जी दो जिससे कि फ्रिक्शन का इफेक्ट ओवरकम हो सके, जिससे कि फ्रिक्शन का इफेक्ट ओवरकम हो सके, इस चीज एनर्जी प्रोवाइड करो आप बेसिकली वहां पे फ्रिक्शन को ओवरकम करने, क्योंकि फ्रिक्शन पार्टिकल को आने से रोक रहा है पास पास, एक्स्ट्रा फोर्स लगाओ, वही एनर्जी दो उनको किसी तरह से। तो एनर्जी देने का तरीका आपके पास में क्या है, ये देखो आप इस रोलर की हेल्प से आप क्या दे रहे हो, वहां पे एनर्जी ही तो दे रहे हैं, एनर्जी ही तो दे रहे हैं रोलर की हेल्प से। तो आया समझ में रोलर का रोल क्या है, रोलर क्यों यूज करा, एनर्जी देनी है पार्टिकल को, पार्टिकल को एनर्जी दे दो जिससे कि वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर लें, फ्रिक्शन के इफेक्ट को ओवरकम कर लें, पास पास आए, एयर बाहर जाएगी, दैट प्रोसेस, सॉइल डेंस हो जाएगी आपकी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कॉम्पेक्शन। बताओ ये पूरी डेफिनेशन क्लियर हो गई। रोलर करो, ये एनर्जी जो हम दे रहे हैं रोलर की हेल्प से, इसका भी रोल आया होगा समझ में कि भाई एनर्जी देने का रोल क्या है, फ्रिक्शन को ओवरकम करवाना रोल है एनर्जी देने का, ये मतलब आता है समझ में ना, ये रोल है इसका फ्रिक्शन का। चलिए ये क्लियर हुआ। अब ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब जस्ट इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, वॉइड्स, वॉइड्स था,
वाटर प्लस एयर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर था, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम एयर था। एयर यहाँ से एक्सपेल आउट हो गई, एयर तो एक्सपेल आउट हुई, अगर एयर यहाँ से एक्सपेल आउट हुई तो एयर की वॉल्यूम कम हो गई बढ़ गई? एयर एक्सपेल आउट हुई, एयर की वॉल्यूम कम हो गई बढ़ गई? कम हो गई, सिंपल। एयर की वॉल्यूम हो गई कम, एयर की वॉल्यूम कम हो गई, एयर की वॉल्यूम कम हो गई। अगर एयर की वॉल्यूम कम हुई तो वॉइड्स की वॉल्यूम भी क्या हो गई? कम हो गई। एयर की वॉल्यूम कम हुई, अगर एयर की वॉल्यूम कम हुई इसका मतलब ये है सिंपल आपके पास में कि भाई वॉइड्स की वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विल आल्सो रिड्यूस, वॉइड्स की वॉल्यूम भी कम हो गई। अब दूसरा पॉइंट, वॉइड्स की वॉल्यूम कम हुई, हमें एक चीज पता है, Vt इज इक्वल टू Vs प्लस Vv, Vt इज इक्वल टू Vs प्लस Vv, Vv कम हुआ, ये भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम क्या हो गई? कम हो गई। टोटल वॉल्यूम कम हो गई, ये सिंपल पॉइंट समझ में आया। सो टोटल वॉल्यूम भी कम हो गई पहले केस के कंपैरिजन में, दूसरे केस में टोटल वॉल्यूम कम हो गई। इनिशियली जो टोटल वॉल्यूम थी, अब कॉम्पैक्शन होने के बाद में एयर की वॉल्यूम कम हुई, एयर की वॉल्यूम कम हुई, वॉइड्स का वॉल्यूम कम हुआ, टोटल वॉल्यूम भी कम हो गया। आपके पास में ये पॉइंट आया निकलकर, टोटल वॉल्यूम भी कम हुई। वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स, इस प्रोसेस को करने से जो हमने कॉम्पैक्शन करा, इससे क्या सॉलिड्स के वेट पे कोई फर्क पड़ा क्या? जो हमने कॉम्पैक्शन करा, क्या इससे कोई सॉलिड के वेट पे फर्क पड़ा? नहीं, कोई सॉलिड के वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी तरह का। सॉलिड का वेट क्या है आपके पास? एज इट इज है। सो सॉलिड का वेट क्या है आपके पास? सेम है। ये क्या है? कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, नॉट अफेक्टेड। नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड, ये नॉट अफेक्टेड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी तरह का। लेकिन वॉल्यूम पे फर्क पड़ा, पहले जो वॉल्यूम थी उसके कंपैरिजन में अब वॉल्यूम चेंज हो गई। अब वॉल्यूम चेंज हुई तो क्या होगा? देखो, सपोज V1 वॉल्यूम है बिफोर कॉम्पैक्शन, V1 वॉल्यूम है आपके पास में बिफोर कॉम्पैक्शन, इसको VT1 लिखो, VT2 आफ्टर कॉम्पैक्शन, आफ्टर कॉम्पैक्शन, दिस इज आफ्टर कॉम्पैक्शन, आफ्टर कॉम्पैक्शन, आफ्टर कॉम्पैक्शन है। वेट ऑफ सॉलिड्स कांस्टेंट है दोनों केसेस में, कांस्टेंट, नॉट चेंजिंग, नॉट चेंजिंग। अब ये बताओ, कॉम्पैक्शन करने से पहले भी वेट ऑफ सॉलिड था यही WS, कॉम्पैक्शन करने के बाद में भी यही वेट ऑफ सॉलिड है WS, लेकिन डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस ये है कि भाई ये जो पहले वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट था ना, ये इतना ही सेम वेट ऑफ सॉलिड पहले इस VT1 वॉल्यूम में प्रेजेंट था, पहले ये इतना ही सेम वेट ऑफ सॉलिड इस VT1 वॉल्यूम में था, और अब यही वेट ऑफ सॉलिड किस वॉल्यूम में आ गया? VT2 वॉल्यूम में आ गया। अब यही वेट ऑफ सॉलिड आपका VT2 वॉल्यूम में आया, और हमें ये पता है VT1 इज मोर एज कंपेयर टू VT2, VT1 इज मोर एज कंपेयर टू VT2, ठीक है। सो पहले यही वेट ऑफ सॉलिड VT1 वॉल्यूम में था, अब यही सेम वेट ऑफ सॉलिड किसमें चला गया? VT2 वॉल्यूम में चला गया। हमें ये पता है VT1 इज मोर देन VT2। अगर मैं यहाँ से गामा डी कैलकुलेट करूं, वेट ऑफ सॉलिड्स VT1 एंड दूसरा गामा डी वेट ऑफ सॉलिड अपॉन VT2 अपॉन VT2, किसकी वैल्यू ज्यादा निकल कर आएगी, फर्स्ट की सेकंड की? गामा D1 या गामा D2? 2 की ज्यादा वैल्यू निकल कर आएगी। सो द वैल्यू ऑफ द 2 विल बी मोर, 2 की वैल्यू जो है आपके पास में ज्यादा निकल कर आएगी। तो यहां से पता क्या लग रहा है कि गामा D2 is more as compared to gamma D1, gamma D2 is more as compared to gamma D1। इसका मतलब ये है कि गामा D2 अगर गामा D1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि वही सेम वेट ऑफ सॉलिड अब कम वॉल्यूम में प्रेजेंट है, और पहले वही सेम वेट ऑफ सॉलिड आपका ज्यादा वॉल्यूम में प्रेजेंट था। मुझे बताओ गामा डी आपका क्या सॉइल की लूजनेस डेंसनेस को रिप्रेजेंट करता है? क्या गामा डी हमारा सॉइल की लूजनेस डेंसनेस को रिप्रेजेंट करता है? ये पॉइंट बताया था पहले, ये पॉइंट डिस्कस करा हुआ है। गामा डी सॉइल की लूजनेस डेंसनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। गामा डी बढ़ने से लूजनेस कम होती है ज्यादा होती है? गामा डी बढ़ने से लूजनेस ज्यादा है कम? लूजनेस कुछ है, लूजनेस गामा डी बढ़ने से आपका जो सॉइल होगा बेसिकली कम हो जाएगी।
गामा डी बढ़ने से लूजनेस, गामा डी बढ़ा आपके पास में, गामा डी बढ़ने का मतलब है वेट ऑफ सॉलिड बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। चलिए, तो यहां से समझ में आता है कि गामा डी बढ़ने से आपकी जो लूजनेस और डेंसनेस होती है क्या होती है, गामा डी बढ़ेगा तो लूजनेस ज्यादा होगी, गामा डी इंक्रीजेस लूजनेस इंक्रीजेस। गामा डी बढ़ने का मतलब क्या है, आपका वेट ऑफ सॉलिड बढ़ रहा है और वॉल्यूम क्या हो रही है, कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है, वेट ऑफ सॉलिड बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रही है, कम हो रही है। गामा डी बढ़ने से डेंसनेस बढ़ेगी, गामा डी बढ़ने से डेंसनेस बढ़ेगी, लूजनेस कम होगी, बिल्कुल लूजनेस कम होगी, क्लियर है। गामा डी बढ़ने से लूजनेस क्या होगी आपकी, कम होगी, डेंसनेस बढ़ेगी। चलिए, ये पॉइंट सबको समझ में आया। गामा डी बढ़ेगा तो लूजनेस क्या होगी, कम होगी, और डेंसनेस क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। तो मुझे ये बताओ कौन सा सैंपल ज्यादा डेंस है, कौन सा सैंपल ज्यादा डेंस है, सैंपल डेंस कौन से वाला ज्यादा है, कॉम्पेक्शन से पहले या कॉम्पेक्शन के बाद, कॉम्पेक्शन के बाद ज्यादा डेंस सैंपल आपके पास। सो डेंसनेस ये बताया हुआ है पहले कि गामा डी से क्या फर्क पड़ता है। गाम डेंसनेस बढ़ने से डेंसनेस ऑफ द टू इज मोर एज कंपेयर टू डेंसनेस ऑफ द वन। ये चीज आ गई समझ में। डेंसनेस टू की क्या है, डेंसनेस वन से ज्यादा है, टू सैंपल की डेंसनेस ज्यादा है डेंसनेस ऑफ द सैंपल वन के कंपैरिजन में। तो क्या यहाँ से ये मैथमेटिकली भी प्रूव हो रहा है कि कॉम्पेक्शन करने से सॉइल की डेंसनेस बढ़ गई। वो चीज आपने लॉजिकली वहां से भी सीख लिया कि पास पास आ जाएंगे पार्टिकल, डेंसनेस बढ़ जाएगी, और यही सेम चीज यहाँ से मैथमेटिकली भी निकल कर आ रही है। बताओ, ये चीज क्लियर हो गई सबको कि वही आपने वहां से भी देख लिया कि भाई अगर पार्टिकल पास पास आएंगे, एयर बाहर चली गई, तो ऑब्वियसली लूजनेस सॉरी डेंसनेस बढ़ेगी, और यही सेम चीज आपकी यहाँ से भी तो निकल कर आ रही है, प्रूव हो रही है। बोलो, ये पॉइंट क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत इसमें, ये पॉइंट सभी को क्लियर है। चलिए, अब इसका मीनिंग एक और समझो, एक तरह से और समझो इसको। इसका मतलब क्या है, वही सेम सॉलिड थे आपके पास में पहले, वही सेम सॉलिड्स ज्यादा वॉल्यूम में थे, ज्यादा वॉल्यूम में थे। अब वही सेम सॉलिड्स आपके कम वॉल्यूम में हैं। अब कहां पर हैं, वही सेम सॉलिड्स कम वॉल्यूम में है। इसको ऐसे भी समझो, लेट सपोज मैंने क्या करा, मैंने 10 स्टूडेंट उठाए, या आप मान लो कि आपने 15 स्टूडेंट उठाए, 15 स्टूडेंट को उठाकर हमने एक क्लासरूम में बिठा दिया। सपोज 15 स्टूडेंट उठाए आपने, 15 स्टूडेंट को आपने एक क्लासरूम में बिठा दिया, ये पहला केस। दूसरा केस आपने कंसिडर करा, वही सेम 15 स्टूडेंट उठाए, तो पहला केस लिया, 15 स्टूडेंट उठाए, 15 स्टूडेंट को आपने एक क्लासरूम में बिठाया, ये केस है पहला। दूसरा केस क्या है आपके पास में, आपने वही सेम 15 स्टूडेंट उठाए, और लेकिन इस बार आपने क्या करा, आपने उन 15 स्टूडेंट को उठाकर क्लासरूम में ना बिठा के आपने उनको एक बाथरूम में बंद कर दिया। इसका ये मतलब है सिंपल, इसका ये मीनिंग है, पहले वाले केस में क्लासरूम में थे, दूसरे वाले केस में बाथरूम में है। तो ये बताओ जरा, किस वाले केस में वॉल्यूम ज्यादा थी, किस वाले केस में वॉल्यूम ज्यादा थी, क्लास वाले में या बाथरूम वाले में। पहले वाले केस में वॉल्यूम ज्यादा थी, पहले वाले केस में अगर वॉल्यूम ज्यादा थी, पहले वाले केस में वॉल्यूम ज्यादा थी, तो पहले वाले केस में लूजनेस ज्यादा रही होगी, कम रही होगी, पहले वाले केस में लूजनेस ज्यादा रही होगी, कम रही होगी, लूजनेस ज्यादा रही होगी, सिंपल। ये रिलेट कर सकते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकली। अब हमने दूसरे केस में क्या करा, सॉलिड तो वही थे, एज इट इज वही सॉलिड थे, वही सेम स्टूडेंट थे, उनको उनको किसी तरह से हमने पास पास लेकर आ गए, हम किसी भी तरह से लेकर आए, चाहे हम कैसे लेकर आए उनको पास पास, हमने उठा के उनको बातों में बंद कर दिया। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या हो गई इस बार वॉल्यूम क्या हो गई, दूसरे केस में वॉल्यूम कम हो गई, वॉल्यूम कम हो गई, यानी कि अब कम वॉल्यूम में ज्यादा सॉलिड प्रेजेंट है, कम वॉल्यूम में ज्यादा सॉलिड प्रेजेंट है, मतलब डेंसनेस क्या कर दी, डेंसनेस डेंसनेस क्या होगी, इंक्रीज हो गई, सिंपल। ये टॉपिक था आपका कॉम्पेक्शन, बस। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई पूरी की पूरी कि भाई कॉम्पेक्शन क्या है, क्या करना है इसके अंदर। एनर्जी देनी है हमने, सिंपल एक ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा, किसी भी तरह से पार्टिकल को पास में लेके आना था, सॉलिड को पास में लेके जब आओगे आप, तो सॉलिड को मूव करना पड़ेगा। सॉलिड जब मूव करेगी तो वहां पे रिलेटिव मोशन होगा, फ्रिक्शन भी डेवलप करेगा। तो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देंगे, एंड दैट एक्सटर्नल सोर्स अलग कुछ भी हो सकता है एक्सटर्नल सोर्स। यहाँ पे एक रोलर का एग्जांपल जस्ट आपने कंसीडर करा था। मुझे बताओ पूरा का पूरा क्लियर हो गया टॉपिक, कॉम्पेक्शन का मतलब क्या है, कॉम्पेक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, इसमें सारी चीज क्लियर हो गई। चलिए, क्लियर है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट लिखो इसमें। हाँ, ये सब नोट कर लेना तो अपने हिसाब से ना, एक सेकंड लिखो। ये सब डायग्राम तो बना ही लोगे, लिखो डेफिनेशन, लिखो डेफिनेशन 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 में फर्स्ट लिखो, द डेंसिफिकेशन ऑफ अ सॉइल, द डेंसिफिकेशन ऑफ अ सॉइल the densification of a soil
by means of mechanical energy, by means of mechanical energy, the densification of a soil by means of mechanical energy, the densification of a soil by means of mechanical energy, by means of mechanical energy. So the densification of a soil by means of mechanical energy is called compaction, is called compaction, is called compaction, is called compaction, is called compaction. अच्छा ये बताओ, जैसे ये कॉम्पेक्शन यहाँ पर आया सॉइल के केस में, क्या कंक्रीट का जब कॉलम बनाया जाता है तो क्या यही सेम प्रोसेस वहां पर भी करनी पड़ती है हमें कॉम्पेक्शन? जब कंक्रीट कॉलम बनाते हैं क्या वहां पर भी यही सेम प्रोसेस होती है? कॉम्पेक्शन तो वहां पर भी होता है ना, सो कॉम्पेक्शन वहां पर भी होता है, वहां पर भी काम प्रोसेस यही रहेगा, पूरा काम यही करना है आपको, सॉलिड पार्टिकल को पास लाना है, डेंसनेस बढ़ानी है, लेकिन क्या वहां पर भी एनर्जी देनी पड़ती है? क्या वहां पर कॉलम का जब हम कॉम्पेक्शन कर रहे हैं कंक्रीट का तो वहां पर भी एनर्जी देनी पड़ती है हमें? बोलो, क्या वहां पर भी एनर्जी देते हैं किसी तरह से? कंक्रीट कॉलम के कॉम्पेक्शन के लिए एनर्जी तो वहां पर भी देनी पड़ती है, लेकिन वहां पे एनर्जी देने का तरीका क्या ये रहेगा क्या रोलर वाला? क्या वहां पे रोलर की हेल्प से एनर्जी देंगे हम? क्या वहां पर हम रोलर की हेल्प से एनर्जी देंगे? नहीं, रोलर की हेल्प से वहां पे नहीं एनर्जी देंगे, वहां पे वाइब्रेटर यूज करते हैं आपका सिंपल, वहां पे यूज करे जाते हैं वाइब्रेटर्स, यूज करे जाते हैं वाइब्रेटर्स की हेल्प से आप एनर्जी दोगे, तो तरीके बदल जाते हैं, जहां जैसा सुटेबल होगा वहां वैसा यूज कर लो, यहाँ पर रोलर यूज कर लिया, वहां पे वाइब्रेटर यूज कर लिया, कहीं पे आप अलग अलग तरीके यूज करोगे अलग अलग जगह पे, तरीका सेम ही रहेगा बिल्कुल, है ना, तरीका सेम रहेगा हर जगह पे, प्रोसेस का मीनिंग जो है वो सेम रहेगा। लिखो सेकंड इसी में लिखो, आगे कंटिन्यू करके सेकंड स्टेटमेंट लिखो, इट इज अ प्रोसेस इन विच, इट इज अ प्रोसेस इन विच, it is a process in which soil solids, it is a process in which soil solids, soil solids are forced to come, are forced to come, are forced to come into closer, are forced to come closer to each other, ऐसे लिखो, are forced to come closer to each other, are forced to come, are forced to come closer to each other, are forced to come closer to each other by removing the air from the voids, 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 so air को remove करा के voids में से, by removing the air from the voids। चलिए थर्ड लिखो, थर्ड पॉइंट, by removing the air from the voids। so किसका एक्सपेल्शन होगा कॉम्पेक्शन में? कॉम्पेक्शन में एक्सपेल्शन किसका होगा? एक्सपेल आउट होगी कौन? एयर, एयर सिंपल एक्सपेल आउट होगी हमारे पास, एयर का एक्सपेल्शन होगा। नेक्स्ट लिखो जरा थर्ड पॉइंट, थर्ड लिखो, ड्यू टू कॉम्पेक्शन, ड्यू टू कॉम्पेक्शन, ड्यू टू कॉम्पेक्शन। अब ये बताओ जरा, खुद बताओ आंसर, कॉम्पेक्शन करने से, कॉम्पेक्शन करने की वजह से डेंसनेस बढ़ गई कम हो गई? डेंसिटी बढ़ी कम हुई? डेंसिटी बढ़ गई। अगर सॉइल की डेंसिटी बढ़ी, डेंसिटी बढ़ने से बताओ शियर स्ट्रेंथ एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो गए कम हो गए? शियर स्ट्रेंथ एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है कम? ज्यादा, शियर स्ट्रेंथ लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो गया आपके पास में। परमेबिलिटी वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी कम या ज्यादा? परमेबिलिटी वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी कम या ज्यादा? कम हो गए, कम हो गए सिंपल। कॉम्प्रेसिबिलिटी, सेटलमेंट्स, कॉम्प्रेसिबिलिटी कम हो गए, कंप्रेसिबिलिटी कम होगी ना, इंक्रीज कैसे होगी कंप्रेसिबिलिटी? लिखो जरा पॉइंट, लिखो, ड्यू टू कॉम्पेक्शन द डेंसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेस। अब ये एरो बना बना के लिखना, पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंक्रीज इंक्रीज पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे लिखोगे? सिंपल, डेंसिटी ऑफ सॉइल ऐसे लिख लो, डेंसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज कर गई, एरो ऊपर को बना लो ऐसे, ऐसे ऊपर बना लो एरो। सो डेंसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज कर गई, shear strength increases, shear strength increases, shear strength भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, एरो बनाना है सिंपल। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी? स्टेबिलिटी कम या ज्यादा? ज्यादा, सिंपल, स्टेबिलिटी इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गई। बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज, बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज, बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर गई, बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर गई। कॉम्प्रेसिबिलिटी,
कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज कर गई, 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 परमेबिलिटी, परमेबिलिटी डिक्रीज, परमेबिलिटी डिक्रीज, परमेबिलिटी डिक्रीज, void ratio, void ratio decrease, void ratio decrease, void ratio decrease. Next, volume of soil, volume of soil decrease, volume of soil क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, volume of soil will also decrease, so volume of soil भी कम होगा। ये सारे के सारे पॉइंट थे आपके पास कॉम्पैक्शन से रिलेटेड। क्या फायदे हुए कॉम्पैक्शन करने के, वो सारे फायदे आपके पास निकल कर आ रहे हैं। देखो ये सारे फायदे ही तो हैं, ये जो चेंजेस हुए कॉम्पैक्शन करने के बाद, क्या ये फायदे हैं नुकसान है सब? इससे बेनिफिट हो रहा है हमें, दिक्कत हो रही है? ये सब चीजें होने से बेनिफिट हो रहा है, सिंपल बेनिफिट होगा इन सब चीजों से, फायदे हैं सब। ठीक, चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। कुछ कॉम्पैक्शन के बारे में बता दिया मैंने, थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन ले लेते हैं रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ द कंसोलिडेशन एज वेल। कंसोलिडेशन से भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कंसोलिडेशन के बारे में भी, क्योंकि दोनों टॉपिक साथ साथ ही चलेंगे आपके, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कंसोलिडेशन के बारे में, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। तो आपको बताया था कि भाई अगर एक्सपल्शन होगा कॉम्पैक्शन में भी एंड कंसोलिडेशन दोनों में वॉल्यूम चेंज होता है, दोनों में ही वॉल्यूम चेंज होगा, कॉम्पैक्शन में भी एंड कंसोलिडेशन में भी। बट अगर हम कॉम्पैक्शन की बात करेंगे तो कॉम्पैक्शन में एक्सपल्शन किसका होगा? कॉम्पैक्शन में एक्सपल्शन किसका होगा? एयर का होगा, एक्सपल्शन होगा एयर का। बट इन दी प्रोसेस ऑफ द कंसोलिडेशन एक्सपल्शन किसका होगा? वाटर का एक्सपल्शन होगा। कंसोलिडेशन में एक्सपल्शन होगा किसका? वॉइड्स में से वाटर का एक्सपल्शन होगा, वाटर का एक्सपल्शन होगा कंसोलिडेशन में। ठीक है, कंसोलिडेशन में वाटर का एक्सपल्शन होगा। नेक्स्ट, ठीक, दोनों में वॉल्यूम चेंज होती है, वॉल्यूम दोनों में ही चेंज होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आया आपके पास में, ये जो कॉम्पैक्शन है, कॉम्पैक्शन हम करवा रहे हैं या खुद से खुद होगा? कॉम्पैक्शन आपने करवाया है क्या? ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है कॉम्पैक्शन, हम करवा रहे हैं इसको। ठीक है, कॉम्पैक्शन को जो है हम करा रहे हैं, पर्पस है हमारा करवाने का, वो पर्पस बता दिया आपको, क्योंकि इससे करने से फायदे होंगे। सो ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल है, नेचुरल प्रोसेस बन गई है कॉम्पैक्शन। आर्टिफिशियल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, आर्टिफिशियल बन गई प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसी है? आर्टिफिशियल प्रोसेस है, सिंपल, इट इज आर्टिफिशियल प्रोसेस। नेक्स्ट, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन में वाटर का एक्सपल्शन होता है, कंसोलिडेशन में वाटर का एक्सपल्शन होता है। क्या हम एक्सपल्शन कराते हैं वाटर का, या वाटर का एक्सपल्शन खुद से खुद होता है? क्या हम वाटर का एक्सपल्शन कराते हैं? खुद होता है वाटर का एक्सपल्शन। और इनफैक्ट ये जब आप डिस्कस करोगे ना पॉइंट, कंसोलिडेशन जब पढ़ोगे वहां पे आपको समझ में आ जाएगा वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। नेचुरली वाटर क्या करता है? एक्सपेल आउट करता है फ्रॉम द वॉइड्स। नेचुरली वाटर का एक्सपल्शन होगा कहां से? वॉइड्स में से। तो दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है वो, हम उसको नहीं करवाएंगे, हम कंसोलिडेशन नहीं करवाएंगे। कंसोलिडेशन जो है खुद से खुद होगा, खुद से खुद वाटर का एक्सपल्शन होता है वॉइड्स में से। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है। चलो ये दूसरा पॉइंट आया। कॉम्पैक्शन आर्टिफिशियल प्रोसेस, कंसोलिडेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। कंसोलिडेशन में एक्सपल्शन होगा वाटर का, कंसोलिडेशन में एक्सपल्शन होगा आपका एयर का एक्सपल्शन होगा। जब हम कॉम्पैक्शन करेंगे, कॉम्पैक्शन करके आर्टिफिशियल प्रोसेस है, समझ में आया? क्यों कर रहे हैं? एयर को रिमूव करने के लिए कर रहे हैं। एयर को रिमूव करेंगे तो फायदा आपको पता है क्या फायदा हो जाएगा। क्या ऐसा कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप कॉम्पैक्शन की प्रोसेस में पूरी की पूरी एयर बाहर निकाल दो वॉइड्स में से? क्या ऐसा प्रोसेस है, आप ऐसा पॉसिबल है कि कितना भी अच्छे से अच्छा कॉम्पैक्शन कर लो कि पूरी की पूरी एयर बाहर निकल जाएगी? नहीं निकलेगी, पूरी की पूरी एयर बाहर नहीं निकलेगी, सिंपल नहीं निकलेगी एयर बाहर। तो अगर पूरी की पूरी बाहर नहीं निकलेगी एयर, अगर पूरी एयर बाहर नहीं निकलेगी तो कॉम्पैक्शन में क्या सैचुरेट हो जाएगी आपकी सॉइल 100%? जब पूरी एयर बाहर नहीं निकलेगी तो क्या 100% सैचुरेट होगी सॉइल? नहीं, 100% सैचुरेट भी नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ वॉइड रहेगी, कुछ ना कुछ वॉइड में एयर रहेगा वहां पे जरूर, कुछ नहीं कुछ वॉइड्स में एयर जरूर रहेगी वहां पे, तो 100% सैचुरेट भी वो नहीं होने वाली है। लेकिन कंसोलिडेशन प्रोसेस में क्या होता है? कंसोलिडेशन में क्या होता है? कंसोलिडेशन के बारे में मैंने बताया भी था अभी आपको कि अगर वाटर भी एक्सपेल आउट होगा ना, तो वाटर के एक्सपल्शन से पहले एयर ही निकल जाएगी बाहर वॉइड्स में से। वो देखेंगे जब डिटेलिंग में डिस्कस कर लेंगे टॉपिक, आपको खुद से खुद क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी चीजें। जब कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन से पहले एयर ऑटोमेटिकली बाहर निकल चुकी होगी। तो एक्चुअली में जब कॉम्पैक्शन प्रोसेस, सब कंसोलिडेशन प्रोसेस होता है हमारा, कंसोलिडेशन प्रोसेस की जो पूरा का पूरा कंसोलिडेशन प्रोसेस में, पूरी की पूरी कंसोलिडेशन प्रोसेस में, कंप्लीट कंसोलिडेशन की प्रोसेस में हमारी सॉइल पूरी प्रोसेस में 100% सैचुरेट रहती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अभी कैसे 100% सैचुरेट, कैसे? वो धीरे धीरे जब कंसोलिडेशन आप पढ़ लोगे आपको खुद से क्लियर आ जाएंगी, खुद क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी चीजें।
कि कैसे पूरी की पूरी कंसोलिडेशन प्रोसेस में, थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ द कंसोलिडेशन आपकी सॉइल 100% सैचुरेटेड रहेगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि वाटर तो बाहर जा रहा है, वाटर तो कम हो रहा है, तो कैसे 100% सैचुरेटेड रहेगी? सारा पानी नहीं बाहर जा रहा है वहां से, वाटर बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा पानी वहां से बाहर चला गया, ऐसा ये मतलब नहीं है इसका। क्लियर है? कितना वाटर बाहर जाएगा वो तो डिपेंड करेगा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर पे। अभी हमें यही नहीं पता एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, तो वो चीज आएंगी आपकी कहाँ पे? कंसोलिडेशन में। बट अभी के लिए इतना याद रखो कि थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ द कंसोलिडेशन डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या रहेगी सॉइल में? थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या रहेगी सॉइल में? 100% रहेगी, बिल्कुल 100% रहेगी। चलिए, तो ये बताओ, जब हम कंसोलिडेशन प्रोसेस की बात करेंगे तो कंसोलिडेशन प्रोसेस में हमें कितने फेज सिस्टम दिखाई देगा? कंसोलिडेशन प्रोसेस में कितना फेज सिस्टम मिलेगा हमें? 2 फेज सिस्टम मिलेगा। एक तो सॉलिड्स होंगे, दूसरा क्या होगा? वाटर होगा आपके पास में। एयर नहीं है वहां पर। जब बोल दिया कि 100% सैचुरेट होगी तो मतलब एयर नहीं है वहां पे। और कॉम्पेक्शन की प्रोसेस में सैचुरेशन कैसी रहेगी? 100% से कम रहेगी। 100% से कम रहेगी, सिस्टम रहेगा 3 फेज सिस्टम रहेगा। एक तरह से सिस्टम रहेगा आपके पास में 3 फेज सिस्टम रहेगा। तीनों फेजेस मिलेंगे आपको मोस्टली देखने को। चलिए, तो ये पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया। अब एक कॉम्पेक्शन तो सबसे आपने कॉमनली देखा होगा अपनी लाइफ में करते करते। कॉम्पेक्शन करने से हम डेंस बना दे रहे हैं, मीडियम को डेंस बना दे रहे हैं। ठीक है, डेंस बना दे रहे हैं। ज्यादा वेट ऑफ सॉलिड आप पैक कर दोगे 1 यूनिट वॉल्यूम में, वही सेम वॉल्यूम में आप ज्यादा सॉलिड पैक कर दोगे। कैसे? एनर्जी देनी है पार्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शन को। क्या करते हैं? जैसे सपोज हम मार्केट गए, मार्केट से हम लेकर आए आटा, लेकर आए सपोज आटा लेकर आए मार्केट से, उस आटे को हमने एक कंटेनर के अंदर फिल कर दिया। तो इसको एक कंटेनर के अंदर फिल करा, कंटेनर के अंदर फिल करा। जब आपने इसे कंटेनर के अंदर फिल करा तो ये पूरा यहां तक आ रहा था, ये पूरा जो है यहां तक आ रहा था आपके पास सिंपल, पूरी की पूरी उसमें इतनी क्वांटिटी आ गई इसकी। अब आपने क्या करा? अब ऐसा करते हैं सिंपल, इसको क्या करोगे तुम? डब्बे को उठाओगे और इसको स्ट्राइक करोगे कहाँ पे? जिस भी फ्लोर के ऊपर आपने इसे रखा हुआ है, जिस भी फ्लोर के ऊपर हमने इसे रखा हुआ है उस फ्लोर के ऊपर हम इसे स्ट्राइक करेंगे, उठाएंगे इसे ऊपर, और उठाने के बाद में इसे फिर से ऐसे नीचे गिरा देंगे। ठीक, ऐसे करेंगे, इसे ऊपर उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे ऊपर, और फिर इसे फिर से नीचे लिफ्ट करेंगे डाउन डायरेक्शन में। जब इसे आपने ऊपर उठाया और ऊपर से फिर इसे जब नीचे ग्राउंड पे इसे दोबारा से मतलब इम्पैक्ट करवाया, उठाने के बाद जब इसे दोबारा से ग्राउंड पे रखा, तो बेसिकली आपने यहाँ पे क्या दिया? इसको एक इम्पैक्ट दिया। क्या हमने इसे उठाया, उठा के नीचे इसको दोबारा से डाला, तो क्या है? बेसिकली इम्पैक्ट दे रहे हैं। ऐसा इम्पैक्ट देके हमने यहाँ पे पार्टिकल जो थे, इन पार्टिकल को क्या प्रोवाइड कर दी? इम्पैक्ट देकर आपने पार्टिकल को क्या प्रोवाइड कर दिया? एनर्जी दे दी। एनर्जी दे दी, एनर्जी देने का तरीका अलग था। इम्पैक्ट की हेल्प से एनर्जी दी इस बार। जब पार्टिकल को एनर्जी मिल गई, उस एनर्जी को पार्टिकल यूज करेंगे फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए पास पास आएंगे। और एयर क्या करेगी? वॉइड्स में से, वॉइड्स में से एयर का क्या होगा? एक्सपल्शन होगा। तो ये सिंपल अलग अलग तरीके हैं, देखो आपके पास में बाहर जाएगी एयर बाहर। तो अब ये जो पॉइंट आपको बताया रिलेटेड टू द कॉम्पेक्शन एंड द कंसोलिडेशन, इन कुछ पॉइंट्स को मेंशन कर लेते हैं। ये जो पॉइंट अभी बताया कि भाई कॉम्पेक्शन एंड कंसोलिडेशन से रिलेटेड, इन पॉइंट को एक बार लिख लेते हैं, है ना? इनको लिख लेंगे, आउट जाएगी, बिल्कुल एयर बाहर जाएगी। सो डेफिनेशन होगी आपके पास में। अब एक जरा टेबल बनाओ, एक टेबल बनाओ, टेबल में 2 कॉलम बनेंगे। एक साइड पे लिखो कॉम्पेक्शन और दूसरी साइड पे लिखो कंसोलिडेशन। एक टेबल बनाएंगे, टेबल में 2 कॉलम बनने हैं, एक कॉलम में होगा कॉम्पेक्शन, दूसरे कॉलम में होगा कंसोलिडेशन। एक कॉलम में कॉम्पेक्शन, दूसरे कॉलम में कंसोलिडेशन, दूसरे कॉलम में कंसोलिडेशन। तो 2 पॉइंट रहेंगे आपके पास, एक में कॉम्पेक्शन, दूसरे में कंसोलिडेशन। अब कॉम्पेक्शन में लिखो पहले पॉइंट, पहले पॉइंट लिख रहे हैं किसके अंदर? कॉम्पेक्शन में। पहले कॉम्पेक्शन में पॉइंट लिखेंगे। कॉम्पेक्शन में फर्स्ट पॉइंट लिखो, वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू, वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू, वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू एयर एक्सपल्शन, वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू एयर एक्सपल्शन, वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू एयर एक्सपल्शन फ्रॉम द voids, फ्रॉम द voids, फ्रॉम द voids। सो ये फर्स्ट पॉइंट था। तो क्या हुआ? वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू एयर एक्सपल्शन फ्रॉम द voids, फ्रॉम द voids। दूसरा पॉइंट लिखो कंसोलिडेशन में। अब दूसरा पॉइंट लिखो कहां पे? कंसोलिडेशन में लिखो। पहले कॉम्पेक्शन में लिखिए, अब लिखेंगे किसमें? कंसोलिडेशन में। कंसोलिडेशन में लिखो वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू, वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू, वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू, वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर, ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर, ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ द पोर वाटर।
ड्यू टू एक्सपेल्शन ऑफ द पोर वाटर। सो वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू एक्सपेल्शन ऑफ द पोर वाटर, ये आया पॉइंट निकल के पास। सो दोनों में हो गया, उधर वॉल्यूम रिडक्शन पोर एयर की वजह से होगा एंड इधर वॉल्यूम रिडक्शन होगा पोर वाटर की वजह से। अब लिखो सेकंड पॉइंट, लिखो किसमें, कॉम्पैक्शन के अंदर। अब सेकंड पॉइंट लिखना है किसमें, कॉम्पैक्शन में। एक पॉइंट कंसोलिडेशन में हो गया, एक कॉम्पैक्शन में हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अगेन कॉम्पैक्शन के अंदर। कॉम्पैक्शन में लिखो सॉइल इज अनसैचुरेटेड, सॉइल इज अनसैचुरेटेड। सॉइल क्या है, अनसैचुरेटेड है, सॉइल अनसैचुरेटेड रहेगी, सॉइल इज अनसैचुरेटेड। सॉइल अनसैचुरेटेड, नेवर 100% सैचुरेटेड, नेवर 100% सैचुरेटेड, नेवर 100% सैचुरेटेड, नेवर 100% सैचुरेटेड। क्लियर है, ये पॉइंट हो गया कि भाई सॉइल इज 100% सैचुरेटेड, सॉरी सॉइल इज अनसैचुरेटेड एंड नेवर 100% सैचुरेटेड, मतलब कभी भी 100% सैचुरेट नहीं होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे किसमें, कंसोलिडेशन में। अब लिखेंगे यही सेम पॉइंट किसमें, कंसोलिडेशन में लिखेंगे। कंसोलिडेशन में लिखो सॉइल इज ऑलवेज सैचुरेटेड, सॉइल इज ऑलवेज सैचुरेटेड कंप्लीटली, सॉइल इज ऑलवेज सैचुरेटेड कंप्लीटली, soil is always saturated completely, soil is always saturated completely। so ये पॉइंट आ गया, soil is always saturated completely, दूसरा पॉइंट। नाउ अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखेंगे। अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे किसके अंदर, अब कॉम्पैक्शन में। अब थर्ड पॉइंट लिखना है आपको कॉम्पैक्शन में। कितने फेज सिस्टम मिलेगा यहाँ पे जनरली, कितने फेज सिस्टम मिलेगा कॉम्पैक्शन में, 3 फेज सिस्टम लिखेगा, मिलेगा तो लिखो 3 फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम लिखो, 3 फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम होगा, 3 फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम हो गया। और कंसोलिडेशन में कितना होगा, 2 फेज सिस्टम, कंसोलिडेशन में होगा 2 फेज सिस्टम, कंसोलिडेशन में 2 फेज सिस्टम, कंसोलिडेशन में 2 फेज सिस्टम। सो ये पॉइंट आ गए। सो कॉम्पैक्शन में 3 फेज सिस्टम, कंसोलिडेशन में 2 फेज सिस्टम। अच्छा एक और चीज, अब बात करते हैं टाइम की। जैसे कॉम्पैक्शन है, हम एयर को एक्सपेल आउट करना चाहते हैं, एयर का एक्सपेल्शन जो होगा, क्या ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एयर का एक्सपेल्शन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, टाइम लगता है इसको बाहर जाने में, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसे तुम एनर्जी दोगे, एयर सडनली एक्सपेल आउट करेगी वॉइड्स में से, एयर सडनली एक्सपेल आउट करेगी वॉइड्स में से। लेकिन वाटर का एक्सपेल्शन क्या टाइम टेकिंग है या इंस्टेंटेनियस होता है, वो भी वाटर का एक्सपेल्शन क्या टाइम टेकिंग होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, टाइम टेकिंग है। वाटर का एक्सपेल्शन है टाइम टेकिंग, और टाइम टेकिंग का मतलब ये है, मान के चलो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल, कहीं कहीं साल लग जाते हैं, 5-5, 7-7, 10-10 साल लग जाते हैं होने में। मतलब 10-10 साल तक एक्सपल्शन होता रहता है सॉइल में से पानी का, ऐसी कंडीशन है। वो डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा सॉइल की परमेबिलिटी पे, बट मेनली मान के चलो एक एवरेज वैल्यू बताइए आपको कि 5-5 साल लग जाते हैं, 6-6 साल लग जाते हैं। इनफैक्ट आपने इसको ऑब्जर्व करा होगा अपने डे टू डे लाइफ में। कैसे, जैसे सपोज हमने कोई घर बनाया अपना, घर बनाने के बाद हमने वहां पे फ्लोर पे जो भी था, ग्राउंड फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर की हमने स्लैब डाल दी, ग्राउंड फ्लोर पे हमने पत्थर वत्थर जो भी डालना था डाल दिया। अब होता क्या है, कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद, कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद, जैसे ये आपने यहाँ पे ग्राउंड पे इस तरह से आपने यहाँ पे स्लैब डाल दी, ये फ्लोर हो गया हमारा। कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद ऑब्जर्व करना, ये स्लैब कुछ इसका जो लेवल है मिडिल मिडिल में से कहीं से ऐसे नीचे की साइड पहुंच जाती है। अब ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ये चीज देखने में आएगी हमारे, इसे लगेगा टाइम, इसे टाइम लगेगा इस चीज को होने में। देखो यहाँ से इतना लेवल, देखो ये यहाँ से डिफ्लेक्ट होगी एक तरह से, नीचे पहुंच गई, यहाँ से इतनी नीचे पहुंच चुकी है। ऐसा देखा है हमने कभी घरों पे अपने? ऐसी करिए ऑब्जर्वेशन कभी कि भाई घरों पे ऐसे जो स्लैब है वो नीचे चली जाती है। अगर स्लैब भी नहीं देखी तो साइड में कॉर्नर्स पे क्रैक देख लेना, क्रैक भी डेवलप कर जाते हैं। जब ये नीचे जाएगी तो बेसिकली क्रैक भी होते दिखाई देंगे आपको। ये मैंने सिर्फ स्लैब का एग्जांपल लेकर दिखाया, यही सेम सेटलमेंट तो कॉलम में भी चल रहा होगा ना। टाइम के साथ सेटलमेंट जो हो रहा है, बेसिकली जो नीचे जा रहा है, वो तो कॉलम भी तो नीचे जा रहा होगा ना। जब कॉलम भी नीचे जाएगा तो क्रैक भी तो डेवलप करेंगे वहां पे। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था कि कहीं कहीं साल लग जाते हैं। और ऐसा ऐसा नहीं, तब नहीं देखा होगा ऐसा जबकि हमने एकदम जस्ट घर बनाया, जस्ट घर बनाने के बाद ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा कई साल बाद जाकर, 2-2 साल, 3-3 साल, 10-10 साल बाद आपको ये चीज दिखाई देगी। तो ये आता है समझ में। सो कंसोलिडेशन एक कैसी प्रोसेस है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और कॉम्पैक्शन कैसी प्रोसेस है, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। लिखो जरा पॉइंट, कॉम्पैक्शन में लिखो, कॉम्पैक्शन में लिखो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस,
कॉम्पेक्शन में लिखो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। कॉम्पेक्शन कैसी प्रोसेस है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है, इंस्टेंटेनियस है। और कंसोलिडेशन कैसी प्रोसेस है? टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस, टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस, टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस। ये टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस होगी, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट पे आओ कॉम्पेक्शन में, कॉम्पेक्शन पे लास्ट पॉइंट में आओ। कॉम्पेक्शन बताया था कि एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है या फिर नेचुरली होती है? आर्टिफिशियल है ना? लिखो जरा कॉम्पेक्शन में, लिखो कॉम्पेक्शन में आर्टिफिशियल प्रोसेस, कॉम्पेक्शन में लिखो आर्टिफिशियल प्रोसेस। कॉम्पेक्शन मतलब आर्टिफिशियल प्रोसेस, कॉम्पेक्शन मतलब आर्टिफिशियल प्रोसेस होगी। और कंसोलिडेशन कैसी प्रोसेस है? नेचुरल प्रोसेस है। ये कंसोलिडेशन कैसी प्रोसेस है? नेचुरल प्रोसेस है। खुद से खुद एक्सपल्शन होगा पानी का, पानी का एक्सपल्शन खुद से खुद होगा। जो कॉम्पेक्शन में लिखा है ना तुमने आर्टिफिशियल प्रोसेस, कॉम्पेक्शन में जहां पर तुमने लिखा है आर्टिफिशियल प्रोसेस, उसी में लिखो आर्टिफिशियल प्रोसेस के नीचे मैकेनिकल डिवाइसेस। आर्टिफिशियल प्रोसेस के नीचे लिखो कॉम्पेक्शन में मैकेनिकल डिवाइसेस लाइक, मैकेनिकल डिवाइसेस लाइक रोलर्स कोमा रैमर्स, रोलर कोमा रैमर, रोलर्स कोमा रैमर्स कोमा टेम्पर्स, TAMPERS, टेम्पर्स आर यूज्ड। रोलर रोलर हो गया, रैमर हो गया, टेम्पर्स हो गया, आर यूज्ड। तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियल कह रहे हैं ना, क्योंकि हम करवा रहे हैं इसको विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिकल डिवाइसेस। क्लियर है? इसीलिए इसको आर्टिफिशियल कह रहे हैं। नेचुरल प्रोसेस जहां पे हमने लिखा है कंसोलिडेशन में, जहां पे हमने कंसोलिडेशन में नेचुरल प्रोसेस लिखा है उधर लिखो नो मैकेनिकल डिवाइस बीइंग यूज्ड, 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 नो मैकेनिकल डिवाइस बीइंग यूज्ड। कोई मैकेनिकल डिवाइस हम ऐसा एक तरह से यूज नहीं कर रहे हैं, कोई मैकेनिकल डिवाइस आपकी यूज नहीं करी जा रही। चलिए, सो ये पॉइंट आता है आपके पास में ना, ये पॉइंट आ गया। सो कॉम्पेक्शन क्या है, क्या इसमें करना है, बेसिक क्या है, वो सारी चीज यहाँ से क्लियर हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात आती है कि भाई कॉम्पेक्शन को डिफाइन कैसे करें, कैसे कॉम्पेक्शन को डिटरमाइन करें कि भाई कितना अच्छा कॉम्पेक्शन है, कितना खराब कॉम्पेक्शन, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये चीजें, इसके बारे में बात करनी है जस्ट नेक्स्ट। कॉम्पेक्शन का हमें इतना तो समझ में आ गया कि भाई कॉम्पेक्शन है क्या, कितने सॉलिड्स, सॉलिड्स को आप पैक करवा रहे हो, पास पास लेकर आ रहे हो, वो तो बता ही दिया है हमने। सो नेक्स्ट आपके पास में क्या है, नेक्स्ट ऑफ द थिंग जो आपके पास में है कि भाई जैसे अब बात करते हैं कॉम्पेक्शन को डिटरमाइन किसके टर्म्स में करते हैं। देखो यस, कॉम्पेक्शन क्या था, वो चीज हमने बेसिक समझ ली। कॉम्पेक्शन अच्छा होने से, कॉम्पेक्शन अच्छा होने का मतलब है सॉलिड्स आपके बहुत पास पास आ गए, वॉइड्स में एयर नहीं बची, ये मतलब है। कॉम्पेक्शन अच्छा होने का मतलब है कि सॉलिड बहुत पास पास आ गए, वॉइड्स में एयर नहीं बची। मतलब ये है कहने का कि गामा डी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई या बहुत कम हो गई, गामा डी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई या कम हो गई, बढ़ गई, सिंपल ये मतलब है। कॉम्पेक्शन बहुत अच्छा होने का मतलब सॉलिड बहुत पास पास आ गए, वॉल्यूम कम हो गई, गामा डी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, ये मतलब है। कॉम्पेक्शन खराब होने का मतलब, कॉम्पेक्शन खराब होने का मतलब सॉलिड ज्यादा पास नहीं आए, एयर पूरी तरह से एक्सपेल आउट नहीं हो पाई, गामा डी की वैल्यू कम हो गई, ज्यादा, गामा डी वैल्यू कम या ज्यादा, सिंपल कम। आपके पास में गामा डी क्या होगा, कम होगा। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है क्या, अगर अगर बेसिकली गामा डी ज्यादा है, अगर बेसिकली एक तरह से गामा डी ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सॉइल वेल कॉम्पैक्टेड है, सॉइल एक अच्छी कॉम्पैक्टेड स्टेट में है, क्या ये कह सकते हैं सॉइल एक अच्छी कॉम्पैक्टेड स्टेट में है? बिल्कुल कह सकते हैं। और अगर बाई चांस गामा डी की वैल्यू कम निकल कर आ रही है, अगर गामा डी की वैल्यू कम निकल कर आ रही है, इसका मतलब ये है कि सॉइल अच्छी प्रॉपर कॉम्पैक्टेड स्टेट में नहीं है, सॉइल अच्छी प्रॉपर कॉम्पैक्टेड स्टेट में नहीं है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो हमारा एम ये था, हमारा जो एम था, हमारा एम था कि भाई हमें एज मैक्सिमम एज पॉसिबल सॉलिड्स को पास पास लेकर आना था, पैक करना था उनको, जितना क्लोज से क्लोज स्टेट में लेकर आ सके, कॉम्पैक्शन करने का पर्पज ये था। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉलिड जो हम चाहते हैं, बेसिकली सॉलिड को बहुत ज्यादा पास पास लेकर आने का मतलब, पैक करने का मतलब ये है कि हम उनका पर यूनिट वॉल्यूम, हम उनका पर यूनिट वॉल्यूम जो वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। ये पॉइंट आया समझ में, हम सॉलिड को बहुत ज्यादा पास पास लेकर आना चाह रहे हैं कॉम्पैक्शन करके,
कॉम्पेक्शन करके सॉलिड को पास पास लेकर आना चाहते हो, मतलब आप उसका जो पर यूनिट वॉल्यूम में जो वेट आ रहा है सॉलिड्स का उसको बढ़ाना चाहते हो। अगर सॉलिड्स का पर यूनिट वॉल्यूम में जो वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब क्या कॉम्पेक्शन बहुत अच्छा है? इसका मतलब क्या कॉम्पेक्शन बहुत अच्छा कॉम्पेक्शन है? बिल्कुल यस, बहुत अच्छा कॉम्पेक्शन है। और पर यूनिट वॉल्यूम में कितना सॉलिड का वेट आता है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना सॉलिड का वेट आता है, ये चीज आपका कौन सा पैरामीटर डिफाइन करता है? पर यूनिट वॉल्यूम में कितना सॉलिड का वेट आता है, ये पैरामीटर आपका कौन, ये चीज आपका कौन सा पैरामीटर डिफाइन करता है? गामा डी डिफाइन करता है। देखो सिंपल पता है हमें गामा डी के बारे में, क्या होता है गामा डी? वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम, ये होता है। तो गामा डी क्या होता है? वेट ऑफ द सॉलिड्स डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम, ये होता है आपका गामा डी। हम चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा सॉलिड्स को पास पास लेकर आ जाए, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में उनका वेट बहुत ज्यादा हो जाए। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है, ये पैरामीटर आपका डिफाइन करता है कौन? गामा डी। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कॉम्पेक्शन कितना अच्छा है, कॉम्पेक्शन कितना खराब है, दैट थिंग विल बी डिफाइन। इस चीज को आप डिफाइन करोगे, एक्सप्रेस करोगे इन द टर्म्स ऑफ द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। इसको डिफाइन करने के लिए हम पैरामीटर यूज करेंगे ड्राई यूनिट वेट सॉइल्स का। सो कॉम्पेक्शन का एक्सटेंट बताने के लिए, कॉम्पेक्शन की क्वालिटी बताने के लिए कौन सा पैरामीटर यूज किया जाता है? और ये क्वेश्चन है आपका एक, कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं कॉम्पेक्शन की क्वालिटी बताने के लिए? गामा डी यूज करते हैं, सिंपल। कौन सा पैरामीटर यूज करेंगे? गामा डी यूज करेंगे। क्या मुझे गामा बल्ब यूज करना चाहिए यहाँ पे? क्या गामा बल्ब यूज करने से काम होगा हमारा? नहीं, गामा बल्ब से काम नहीं हो रहा, क्योंकि गामा बल्ब में तो वाटर भी आ गया ना, हमें वाटर से मतलब है ही नहीं, हमें तो सॉलिड से मतलब था। पर यूनिट वॉल्यूम में सॉलिड कितना है, ये चीज बताएगा कौन आपको? ये बताएगा आपको सिंपल गामा डी बताएगा। सो द क्वालिटी ऑफ द कॉम्पेक्शन इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। लिखो जरा पॉइंट, लिखो पॉइंट। डिग्री ऑफ कॉम्पेक्शन ऑफ अ सॉइल, नोट करके लिखना है, डिग्री ऑफ कॉम्पेक्शन ऑफ ए सॉइल, डिग्री ऑफ कॉम्पेक्शन ऑफ अ सॉइल, degree of compaction of a soil is measured in the terms of is measured in the terms of is measured in the terms of dry unit weight, is measured in the terms of dry unit is measured in the terms of dry unit weight, is measured in the terms of dry unit weight, is measured in the terms of dry unit weight, that is the amount of solids, that is the amount of solids, that is the amount of solids that can be packed, that can be packed, that can be packed in a unit volume of soil, in a unit volume of soil, that can be packed in a unit volume of soil, that can be packed in a unit volume of soil। बताओ ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया? क्या मतलब है? गामा डी की एक और डेफिनेशन आ गई आपके पास में, गामा डी की एक और डेफिनेशन आ गई कि वही द अमाउंट ऑफ द सॉलिड दैट कैन बी पैक्ड इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल। एक यूनिट वॉल्यूम में सॉइल की कितने सॉलिड्स को आप पैक कर सकते हो, ये भी गामा डी ही तो है। ठीक, ये भी डेफिनेशन आ गई आपके पास निकल के। सो वेट ऑफ सॉलिड्स को हटा दो यहाँ से जरा। वेट ऑफ सॉलिड का मतलब है आपके पास ये गामा डी मींस डिवाइड बाय, ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन है। चलिए अब इतना तो हमें पता लगा कि गामा डी बढ़ेगा सॉलिड्स ज्यादा पैक हो गए, कॉम्पेक्शन अच्छा हो गया। गामा डी कम होगा, सॉलिड्स कम पैक होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, कॉम्पेक्शन खराब रहा आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में, हमारा काम ये है हमें किसी भी तरह से मैक्सिमम गामा डी लेकर आना है। गामा डी की वैल्यू अगर मैक्सिमम आ गई आपके पास में, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पास पैक कर सकते थे आप सॉलिड्स को, आपको गामा डी मैक्सिमम लेकर आना है किसी भी तरह से। अगर गामा डी मैक्सिमम पहुंच गया मतलब कॉम्पेक्शन अपनी बेस्ट कंडीशन में है। सिंपल ये पॉइंट है, अगर हमने गामा डी को मैक्सिमम बना दिया किसी तरह से, इसका मतलब ये है कॉम्पेक्शन जितना बेस्ट से बेस्ट आप कर सकते थे आपने वो कर दिया। तो आपको ये करना है जस्ट। अब गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इस चीज को पता करने के लिए, पहली बात तो ये है कि जो गामा डी की वैल्यू है, कितनी मैक्सिमम गामा डी की वैल्यू है, दैट विल जो आप अचीव कर सकते हो, वो मैक्सिमम गामा डी की वैल्यू जो आप अचीव कर सकते हो, दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द वाटर जो कि आपके सॉइल में प्रेजेंट है। गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू जो आप अचीव कर सकते हो, दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द वाटर जो कि आपके सॉइल में प्रेजेंट है, अब ये कैसे वो देखेंगे जरा।
अब नेक्स्ट हेडिंग डालो जरा इसमें पहले, उसके बाद समझते हैं आराम से। नेक्स्ट हेडिंग डालो लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट। लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट। लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट, लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट। सो हमारा एम क्या है, एक तरह से हमारा एम है कि भाई गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू अचीव करना, और किस वाटर कंटेंट पे आपको गामा डी मैक्सिमम मिलेगा ये चीज पता करना। ये आपके दो बेसिक एम है। ऑब्वियसली हमारा एम क्या है, यहाँ पे हमारा एम है गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू पता करना, और ये कि किस वाटर कंटेंट पे गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी ये पता करना आपका एम है, सिंपल। ठीक, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि हर एक वाटर कंटेंट पे आपको गामा डी मैक्सिमम मिल जाएगा। दैट विल डिपेंड ऑन दी क्वांटिटी ऑफ द वाटर, कि किस पे आपको जो किस वाटर कंटेंट पे आपको गामा डी मैक्सिमम मिलेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल मास। अब देखो क्या होगा नेक्स्ट क्या होगा आपके पास में। अब हम करते हैं इसी चीज को पता करने के लिए बेसिकली कि किस क्वांटिटी ऑफ वाटर पे आपको गामा डी मैक्सिमम मिल रहा है, किस क्वांटिटी ऑफ वाटर पे आपको गामा डी मैक्सिमम मिल रहा है। पहले तो वो समझो जरा, वो वाटर कंटेंट जिस पर हमें गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, वो वाटर कंटेंट जिस पर आपको गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, दैट वाटर कंटेंट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। उसको कहेंगे हम ओएमसी। ओएमसी लिखेंगे उसको सिंपल आगे से, ओएमसी मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। सो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज दैट पर्टिकुलर वाटर कंटेंट जिस पर आपको गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सो हमारा एम क्या है, हमारा एम है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ही पता करना, कि भाई किस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे आपको गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। और इस चीज को पता करने के लिए आप क्या कर रहे हो, लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे हो। लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे हो, और जो टेस्ट आप लेबोरेटरी में कर रहे हो इस चीज को पता करने के लिए, उसी को क्या बोल रहे हैं, लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट बोल दिया। सो ये टेस्ट, अभी जो बेसिकली हम कुछ टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ये टेस्ट कर रहे हैं कहाँ पे, लेबोरेटरी में। पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गामा डी मैक्स। ये पता करने के लिए आप कर रहे हैं कहाँ पे, लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे हैं। अब देखो जरा, अब हमने सपोज करो हमने लेबोरेटरी में ये पता कर लिया, लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट करके कि किस मॉइस्चर कंटेंट पे आपको गामा डी मैक्सिमम मिलता है। सपोज आपने ये पता कर लिया, कैसे वो देखेंगे अभी। आपने लेबोरेटरी में चीज पता कर ली कि किस मॉइस्चर कंटेंट पे हमें गामा डी मैक्सिमम मिलता है, जिस मॉइस्चर कंटेंट पे गामा डी मैक्सिमम मिलेगा उसको ओएमसी कहते हैं। तो हमने लेबोरेटरी में ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पता कर दिया, ये कर लिया हमने पता। अब ये काम लेबोरेटरी में हुआ है, ये लेबोरेटरी में काम हुआ है, ओएमसी पता करा है हमने लेबोरेटरी में। हमें एक्चुअली में करना था कॉम्पेक्शन कहाँ पे, फील्ड में। कॉम्पेक्शन तो एक्चुअली फील्ड में होना है ना, तो लेबोरेटरी में करा है, सैंपल के ऊपर करा है टेस्ट। तो आपने सैंपल के ऊपर टेस्ट करके आपने ओएमसी पता कर लिया, लेकिन एक्चुअली में करना कहाँ पर था, फील्ड में करना था। एक्चुअल तो फील्ड में करना था। तो क्या होगा, अब देखो जब फील्ड में करेंगे तो क्या होगा, देखो कैसे किस तरह से चीजें होती हैं उसको समझना। ये जैसे सपोज यहाँ पे कोई रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, ये एक रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही थी। इस रोड के ऊपर ऐसे रोलर है आपके पास, ये रोलर है जिससे कि कॉम्पेक्शन चल रहा है, ये रोलर है जिससे कि कॉम्पेक्शन चल रहा है। रोलर इसके ऊपर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होगा, ये रोलर इधर जा रहा होगा और इधर से वापस घूमकर इधर भी आ रहा होगा। इस तरह से मूवमेंट हो रहा है रोलर का, ये रोलर चल रहा है। यहाँ पर है सॉइल, यहाँ पर सॉइल है, यहाँ पर सॉइल है आपके पास में, ये सॉइल हो गई। ठीक, अब देखो जरा, ये जो सॉइल थी आपके यहाँ पे फील्ड में, ये फील्ड की कंडीशन है, ये फील्ड में चल रही है चीज। अब ये फील्ड में है, फील्ड में रोड बन रही है। ये जो सॉइल थी यहाँ पे आपके पास में, इस सैंपल को, इस सॉइल के सैंपल को आप लेकर गए लैब में, इस सॉइल के सैंपल को आप लैब में लेकर गए, इस सॉइल के सैंपल को, उसके ऊपर आपने लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट करा। लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट करके आपने पता कर लिया कि इसमें ओएमसी कितना है। ओएमसी पता कर लिया आपने, ओएमसी पता कर लिया। ओएमसी आपको पता है इस सॉइल सैंपल का ओएमसी क्या रहेगा, किस मॉइस्चर कंटेंट पे इसमें मैक्सिमम गामा डी मिलेगा, वो चीज आपने पता कर ली। और अब हमें पता है कि अगर ओएमसी पे जो गामा डी होगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये चीज हमने पता है ऑलरेडी, ये चीज पता है हमें कि ये मैक्सिमम होगा, ये तो पता ही है। अब क्या करना है, अब फील्ड पे आए दोबारा, अब फील्ड पे आए दोबारा। क्या ये जो फील्ड में सॉइल है, इस सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट, जो इस सॉइल का नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है, क्या वो ओएमसी के बराबर होगा? क्या नेचुरल कंडीशन में क्या इस सॉइल का नेचर जो वाटर कंटेंट है क्या वो ओएमसी पे होगा क्या? नहीं, वो ओएमसी पे नहीं है, वो ओएमसी पर नहीं है, वो ओएमसी से वेरी कर रहा है, ओएमसी से कुछ अलग है, वो सिंपल ओएमसी से अलग है वो। सो अब हमारा टारगेट क्या है फील्ड में, हमारा टारगेट ये है फील्ड में कि भाई हमें किसी तरह से इस सॉइल का मैं अगर मॉइस्चर कंटेंट ओएमसी के आसपास पास में लेकर आ जाऊं, तो क्या मेरी सॉइल का गामा डी मैक्सिमम हो जाएगा? अगर मॉइस्चर कंटेंट गामा मैं किसी तरह से इसका ओएमसी के आसपास लेकर आ जाऊं, तो इन दैट केस आपको क्या मिलेगा, गामा डी एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू के आसपास मिलने लग जाएगा। ये आपका टारगेट है। सो हम क्या करना पड़ेगा, हमें सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट चेंज करते रहना पड़ेगा। हमें देखेंगे कि भाई ओएमसी तो हमें ऑलरेडी पता है, हम ये देखेंगे कि
इस सॉइल में आप मॉइस्चर कंटेंट ओएमसी के बराबर लेकर आने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी भी तरह से ओएमसी के बराबर लेकर आने की आप कोशिश कर रहे हो किसी भी तरह से, सिंपल। अब क्या चल रहा है, हमने ओएमसी के बराबर लेकर आना है इसका मॉइस्चर कंटेंट किसी तरह से, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसके ऊपर ये रोलर भी तो मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, जो कि कॉम्पेक्शन कर रहा है। ये रोलर भी इसके ऊपर क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। रोलर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, सॉइल पर कॉम्पेक्शन हो रहा है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट ओएमसी के आसपास लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। अब होगा क्या, तो यहाँ पे जब तुम्हें इस सॉइल में ओएमसी के बराबर मॉइस्चर कंटेंट लेकर आना है, तो तुम्हें इस सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट पता भी तो करना होगा कि फील्ड में अभी कितना है नेचुरली, ये भी तो पता करना पड़ेगा ना, अभी कितना है नेचुरली मॉइस्चर कंटेंट, ये पता करना पड़ेगा बिल्कुल। नेचुरली कितना मॉइस्चर कंटेंट, ये भी पता करना पड़ेगा। अब नेचुरली मॉइस्चर कंटेंट पता करना है तुम्हें, तो ऑब्वियसली मॉइस्चर कंटेंट पता करना है, तो मॉइस्चर कंटेंट पता करने का कोई ना कोई तरीका यूज करना पड़ेगा तुम्हें। बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास में, कई सारे तरीके हमने पढ़ रखे हैं, ओवन ड्राइंग मेथड है, पिग्नोमीटर मेथड है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, सब तरीके थे आपके पास में, कोई भी तरीका हो सकता है। अब बात आती है यहाँ पे सुटेबिलिटी की, बात आती है कि सुटेबिलिटी किस में रहेगी। देखो जैसे कॉम्पेक्शन चल रहा है, सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट तुम पता कर रहे हो, क्यों, क्योंकि तुम्हें इसको ओएमसी के बराबर पहुंचाना है। अब दो तरीके हैं सपोज इसका मॉइस्चर कंटेंट पता करने के, या तो तुम सबसे, अगर मैं एक्यूरेट उस पे जाऊं, तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा था, मोस्ट एक्यूरेट कौन सा था मेथड आपके पास में, ओवन ड्राइंग मोस्ट एक्यूरेट था। ओवन ड्राइंग मोस्ट एक्यूरेट मेथड था आपके पास में। तो अब आप एक काम कर सकते हैं, यहां से सैंपल उठाया, यहां से सैंपल उठाया, इस सैंपल का मॉइस्चर कंटेंट पता करने के लिए कहां पे भेज दिया, ओवन ड्राइंग मेथड। अगर टेस्ट ओवन ड्राइंग से पता करेंगे तो कहां पे भेजना पड़ेगा, सैंपल लैब में, सैंपल भेजना पड़ेगा लैब में। लैब में से वो टेस्ट होकर आएगा कितने टाइम बाद, लगभग टेस्ट होकर आएगा कितने टाइम बाद, कई घंटे बाद, है ना, लगभग मान के चलो कि 15-16 घंटे बाद वो टेस्ट होकर आएगा लैब में से। ओवन ड्राइंग टाइम टेकिंग मेथड होता है ना, ये पॉइंट लिखा हुआ है आपने कि ओवन ड्राइंग मेथड कैसा है, टाइम टेकिंग मेथड होता है। तो उसमें टाइम लगेगा, लगभग कई घंटे लग जाएंगे उसमें, कई घंटे लगेंगे उसमें। तो हमने यहाँ से सॉइल उठाई, सॉइल को उठाकर भेज दिया कहाँ पे, ओवन ड्राइंग मेथड से वाटर कंटेंट पता करने के लिए भेज दिया, ठीक है। मेथड कौन सा, ओवन ड्राइंग मेथड, उसमें लग जाएंगे कई घंटे, मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 15 घंटे लग गए, 15 घंटे लग गए आपको, यहाँ पे 15 आवर्स लग गए। और जब तक यहाँ पे 15 आवर्स लगेंगे, तब तक ये रोलर क्या रहेगा, यहाँ पे एज इट इज खड़ा रहेगा, तब तक इस रोलर का कोई यूज नहीं हो रहा। क्योंकि ऐसा करना है कि मॉइस्चर ऐड करना है सॉइल में, और इस रोलर की हेल्प से कॉम्पेक्शन करवाना है। मॉइस्चर ऐड करो और इस रोलर की हेल्प से क्या करा दो, कॉम्पेक्शन करवा दो। तो अगर मैं यहाँ पे 15 घंटे तक अपना काम रोक के रखूंगा, तो उसमें दिक्कत क्या रहेगी, इस रोलर की जो कॉस्ट है वो क्या रहेगी आपके पास, सिंपल वेस्ट होगी। रोलर की भी कॉस्ट वेस्ट होगी, रोलर की कॉस्ट वेस्ट होगी, एंड दूसरा टाइम भी लगेगा उसमें, क्या लगेगा आपका, टाइम भी लगेगा, टाइम भी बर्बाद होगा, टाइम भी बर्बाद होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, बेसिकली हम कोई ऐसा तरीका ढूंढते हैं जो कि हमें एक्यूरेट भी रिजल्ट निकाल कर दे, मोस्ट एक्यूरेट की बात नहीं कर रहे, एक्यूरेट रिजल्ट निकाल कर दे और जल्दी भी रिजल्ट बता दे, एक्यूरेट भी बताए और जल्दी भी रिजल्ट बताए, जिससे कि मेरा यहाँ पे रोलर का जो पैसा है वो पैसा बर्बाद ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तरीका है हमारे पास में, दैट मेथड इज सिंपली व्हाट, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड का हमें पता है 5 मिनट के आसपास में रिजल्ट बता देगा। 5 मिनट में क्या बता देगा, लगभग आपको रिजल्ट बता देगा, और रिजल्ट इसके एक्यूरेट भी होते हैं, ऐसा नहीं कि एरर उसमें ज्यादा रहता है। मोस्ट एक्यूरेट नहीं है, मोस्ट एक्यूरेट तो उसी में थे, लेकिन हाँ काफी हद तक एक्यूरेट रहते हैं। तो 5 मिनट में आपको ये मॉइस्चर कंटेंट बताएगा। रोलर इधर से इधर मूव करा लो आप, जब तक रोलर आगे पहुंचेगा तुम इसमें मॉइस्चर ऐड करो, और जब तक रोलर यहाँ पर आएगा, ये मतलब तुम्हारा काम हो चुका होगा इस तरह से। तो रोलर कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा यहाँ पे, ये फायदा इसमें निकल कर आ रहा है। तो ये आया समझ में कि जब फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवेज, जब हम रोड की कंस्ट्रक्शन करते हैं, इन दैट केस हमने मेनली कौन सा मॉइस्चर कंटेंट यूज करना हो, कौन सा मेथड यूज करना होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड मेथड, वो कैल्शियम कार्बाइड मेथड है। तो ये भी बताया था कि जब हम हाईवेज की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वहां पे हमें रिक्वायरमेंट होती है जल्दी जल्दी मॉइस्चर कंटेंट को पता करने की, जल्दी जल्दी मॉइस्चर कंटेंट पता करना है हमने, क्योंकि नहीं तो काम बहुत रुक जाएगा, हमारा काम डिले हो जाएगा बहुत ज्यादा। सो जल्दी पता करने का तरीका क्या है आपके पास में, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, जल्दी रिजल्ट निकाल कर दे रहा है। सो ये आया समझ में, कहानी किस लिए चल रही थी, ओएमसी के आसपास लेकर आना है आपको किसी तरह से, और उसको कॉम्पैक्ट भी करते रहना है, अदरवाइज टाइम लगेगा उसमें अगर ओवन ड्राइंग यूज करोगे तो। बताओ ये पॉइंट क्लियर है, ये क्लियर है पॉइंट, चलिए ये सारी कहानी क्लियर है, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब बात करेंगे लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट की, कि भाई लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट में क्या होगा। अब लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट से सिंपल देखो, किस लिए कर रहे हैं लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट, पर्पस तो पता ही है, पर्पस हमें पता है लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट को करने का पर्पस क्या है, तो फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ द ओएमसी, ओएमसी की क्वांटिटी को पता करना, ये पर्पस है, और गामा डी मैक्स देखना। तरीका क्या रहेगा, सिंपल तरीका रहेगा, बहुत जगह पे हमने ये वाला मेथड यूज कर रखा है। क्या, एक मोल्ड होगा आपके पास में, मोल्ड साइज क्या रहेगा मोल्ड का, वो मैं भी लिखा दूंगा, पूरी एक टेबल बनवा दूंगा। एक मोल्ड होगा, उसका एक स्पेसिफिक साइज रहेगा, कुछ क्या साइज है वो बता देंगे अभी। तो लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट की बात हो रही है, मेनली 4 टेस्ट रहेंगे आपके पास यहाँ पे लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट में। लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट में 4 टेस्ट रहेंगे, और चारों के चारों टेस्ट को करने का तरीका बिल्कुल सेम है।
चारों के चारों टेस्ट को करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस वेरी क्या करता है, स्पेसिफिकेशन वेरी कर जाती है। किसी केस में नंबर ऑफ लेयर्स कम हो जाएंगी, किसी में नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ गई, किसी में मोल्ड की वॉल्यूम चेंज कर दिया आपने, किसी में जो हैमर था जिसकी हेल्प से हम कॉम्पैक्ट करेंगे, इसको एनर्जी देंगे, उसका वेट चेंज कर दो, उसकी हाइट ऑफ फॉल को चेंज कर दो, ये स्पेसिफिकेशन चेंज करेंगी, तरीका सेम रहेगा और कोई तरीका चेंज नहीं करेगा आपका। तो स्पेसिफिकेशन सेम रहे, स्पेसिफिकेशन डिफरेंट होंगे, तरीका सेम रहेगा। तरीका क्या है वो समझो। एक हमारे पास मोल्ड है, उस मोल्ड की कुछ स्पेसिफिक हाइट होगी, डायमेंशन होगी। हमने उस मोल्ड के अंदर, देखो आपने सॉइल उठाई, सॉइल उठाई हमने हमने उस सॉइल को उठाया, हमने उस सॉइल को उठाया और उस सॉइल सैंपल को उठाने के बाद आपने क्या करा, उस सॉइल सैंपल को आपने एक मोल्ड के अंदर फिल कर दिया। उस सॉइल को उठाई हमने, सॉइल को उठाने के बाद हमने उसको एक मोल्ड के अंदर फिल कर दिया, एंड मोल्ड के अंदर जो फिल करेंगे दैट विल बी फिल्ड इन द नंबर ऑफ द लेयर्स, लेयर्स में उसको फिल करेंगे। ये चीज आपने मेरे ख्याल से कंक्रीट में जो कॉम्पेक्शन टेस्ट वगैरह पढ़े होंगे उसमें भी करा होगा कि कभी भी हम एक पूरी लेयर, पूरी की पूरी हाइट तक एक लेयर में नहीं भर देते, उसको नंबर ऑफ लेयर्स में करते हैं। एक लेयर भरो, उसको कॉम्पैक्ट करो, फिर दूसरी लेयर डालो, फिर उसको कॉम्पैक्ट करो, फिर तीसरी लेयर डालो, फिर उसको कॉम्पैक्ट करो। कॉम्पैक्ट कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ द हैमर। हैमर का एक स्पेसिफिक वेट रहेगा, एक स्पेसिफिक हाइट ऑफ ड्रॉप रहेगी। ठीक, तो हमने क्या करा, सैंपल उठाया, सैंपल उठाकर हमने क्या करा, उसको उस मोल्ड के अंदर फिल कर लिया। मोल्ड के अंदर फिल करा, मोल्ड के अंदर फिल करा जाएगा नंबर ऑफ लेयर्स में। लेयर कहीं पे 3 मिलेंगी तुम्हें किसी टेस्ट में, किसी टेस्ट में मिलेगी 5। किसमें कितनी होती है वो बता देंगे अभी। एक लेयर डाली आपने, एक लेयर डाली, उस लेयर को कॉम्पैक्ट कर लिया, लगभग 25 नंबर ऑफ ब्लोज उसके ऊपर अप्लाई करवा के, हैमर से 25 नंबर ऑफ ब्लो दिए। फिर दूसरी लेयर डाली, फिर दूसरी लेयर को कॉम्पैक्ट करा वही 25 नंबर ऑफ ब्लो से, फिर तीसरी लेयर भी डाल दिया आपने, उस लेयर को भी कॉम्पैक्ट कर दिया 25 नंबर ऑफ ब्लोज से। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सैंपल कॉम्पैक्ट, उसके अंदर मोल्ड के अंदर फिल कर दिया, उसको आपने कॉम्पैक्ट कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये जो सैंपल बना आपके पास में, ये कॉम्पैक्टेड स्टेट में है। जो मोल्ड के अंदर सैंपल है, ये सैंपल आपका कॉम्पैक्टेड स्टेट में है। इस कॉम्पैक्टेड सैंपल की जो वॉल्यूम है वो हमें पता है। कॉम्पैक्टेड सैंपल की वॉल्यूम किसके बराबर होगी? कॉम्पैक्टेड सैंपल की वॉल्यूम किसके बराबर होगी? कॉम्पैक्टेड सैंपल की वॉल्यूम मोल्ड की वॉल्यूम के बराबर। जो मोल्ड की वॉल्यूम होगी उसी के बराबर होगी ना। यस, मोल्ड की वॉल्यूम के बराबर। दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड। मोल्ड की वॉल्यूम कितनी है वो बता दूंगा मैं अभी। 1000 सीसी के आसपास रखते हैं लगभग। तो मोल्ड की वॉल्यूम के बराबर होगी। इस कॉम्पैक्टेड सॉइल का वेट पता कर लेंगे हम आराम से। कॉम्पैक्टेड सॉइल का वेट आ जाएगा आपका। आपको कॉम्पैक्टेड सॉइल का वेट पता है, आपको कॉम्पैक्टेड सॉइल का वॉल्यूम भी पता है। क्या हम गामा बल्क निकाल सकते हैं? बल्क यूनिट वेट, क्या बल्क यूनिट वेट निकाल देंगे? बिल्कुल निकल जाएगा। क्या? वेट ऑफ द कॉम्पैक्टेड सॉइल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द कॉम्पैक्टेड सॉइल। गामा बल्क की वैल्यू आ गई, गामा बल्क की वैल्यू आ गई आपके पास में। चलिए, ये क्लियर आया पॉइंट। गामा बल्क की वैल्यू आ गई आपके पास में, गामा बल्क की वैल्यू निकल गई। अब नेक्स्ट केस में क्या करो, गामा बल्क की वैल्यू आ गई निकलकर, सैंपल है आपके पास में, पता है आपको, गामा बल्क निकाल दिया। अब ये पहला पहला केस चल रहा है हमारे पास में, ये जस्ट फर्स्ट स्टेप था। हमने क्या करा, गामा B1 निकाला पहले केस में। गामा B1 निकाल दिया कैसे? वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द कॉम्पैक्टेड सॉइल। ये कंडीशन है। सो यहां से गामा B1 निकाला, गामा B1 निकाल दिया, यानी कि फर्स्ट बल्क यूनिट वेट। ये पहला चल रहा है केस। इस सॉइल सैंपल में, इस सॉइल सैंपल में हमने, इस सॉइल सैंपल में हमने जब इस सैंपल को उठाया था, इसके अंदर हमने कुछ मॉइस्चर कंटेंट मिलाया था। इस सैंपल के अंदर हमने कुछ स्टैंडर्ड, कुछ पर्टिकुलर वाटर भी ऐड करा था। जब हमने सैंपल उठाया था, उसको मोल्ड में भरने से पहले हमने उसके अंदर कुछ मॉइस्चर भी डाला था, कुछ मॉइस्चर भी डाला था। तो कितना मॉइस्चर डाला, कितना मॉइस्चर डाला आपने उस सॉइल सैंपल के अंदर, ये आपको पता लग जाएगा इजीली। लेबोरेटरी में आप काम कर रहे हो, कितना मॉइस्चर आपने डाला, कितनी मॉइस्चर की क्वांटिटी रखी, वो चीज आप आराम से पता कर सकते हो। सो मुझे पता है मैंने कितना मॉइस्चर वहां पे डाला है, तो क्या मैं यहाँ से वाटर कंटेंट भी निकाल दूंगा पहले वाले केस के कॉरेस्पॉन्डिंग। पहले वाले केस में कितना मॉइस्चर कंटेंट, कितना वाटर कंटेंट है, ये भी पता लग जाएगा क्या? ठीक। सो वाटर कंटेंट भी आपको पता लगेगा। वाटर कंटेंट मान लो पहले वाले केस के कॉरेस्पॉन्डिंग है W1 है, W1 है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हुआ, अब ये फर्स्ट फर्स्ट केस की कहानी हो चुकी है। पहला आपका पूरा प्रोसेस हो गया क्लियर। फर्स्ट गामा V1 निकाला, वाटर कंटेंट निकाल दिया, पहले वाला क्लियर है। अब हमने क्या करा, दोबारा से क्या करा, यहाँ पे चेंज करा। चेंज कैसे करा? सैंपल लिया, सैंपल के अंदर वाटर कंटेंट की क्वांटिटी को चेंज करा। सैंपल के अंदर वाटर कंटेंट की क्वांटिटी को चेंज करा। लेट अस सपोज इस बार वाटर कंटेंट की क्वांटिटी कितनी रहेगी?
वाटर कंटेंट रहेगा W2 रहेगा, वाटर कंटेंट चेंज हो रहा है, वाटर कंटेंट चेंज हो रहा है, वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल भी चेंज होगा, ठीक है, वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल भी चेंज होगा। यही सेम प्रोसेस करके हम दूसरे वाले के लिए क्या निकाल देंगे, गामा B2 निकाल देंगे। सो गामा B2 आ गया, वाटर कंटेंट आ गया, पहले वाले में गामा B1 आ गया, वाटर कंटेंट आ गया। बताओ ये दोनों रीडिंग्स हुए क्लियर इस तरह से। तीसरे में भी फिर क्या करेंगे हम, यही सेम काम करेंगे, गामा B3 एंड 3, फिर से वाटर कंटेंट चेंज करो, गामा B4 एंड वाटर कंटेंट 4, वाटर कंटेंट 4, ये चलता जा रहा है कहानी। गामा B1 वाटर कंटेंट 1, गामा B2 वाटर कंटेंट 2, गामा B3 वाटर कंटेंट 3 4, इस तरह से चल रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, बट हमें गामा B से मतलब थोड़ी था, हमें मतलब जो है वो गामा बल्क से नहीं था, हमें मतलब था ड्राई यूनिट वेट से मतलब था हमने। लेकिन हमारे पास में बल्क यूनिट वेट की वैल्यू है, हमारे पास में वाटर कंटेंट की भी वैल्यू है। हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, गामा D2 इज इक्वल टू गामा B2 डिवाइड बाय 1 प्लस W2। ठीक, हाँ बिल्कुल चेंज होगा ना, वही तो बताया कि वाटर कंटेंट चेंज होगा तो मतलब वेट ऑफ वाटर भी तो चेंज होगा ना। वाटर कंटेंट चेंज होने का मतलब क्या है, वेट ऑफ वाटर भी तो चेंज हो रहा है। ठीक, वाटर कंटेंट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, सो यहां से क्या निकाल दिया आपने, गामा D2 निकाल दिया। इन द सिमिलर वे मैं गामा D3 निकाल सकता हूं, गामा D3 सिमिलरली यही फॉर्मूला अप्लाई करके, गामा D4 निकाल सकते हैं यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करके, और यहां पर गामा D1 निकाल सकते हैं यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करवा के, यही सेम फॉर्मूला करवा के अप्लाई ये निकाल सकते हैं हम, ये निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो अब हमारे पास में हमें हमारा ये जो टेस्ट कर रहे हैं लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट, लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट को करने के पर्पस क्या थे, गामा डी मैक्स चेक करना और ओएमसी देखना बेसिकली कि किस मॉइस्चर कंटेंट पे आपको ये मैक्सिमम देखने को मिलेगा, ये आपका मेन कहानी थी। हमने मेनली क्या पता करना था, किस मॉइस्चर कंटेंट पे आपको गामा डी मैक्सिमम मिलेगा। ओएमसी हमें मेनली पता करना था, ओएमसी मेनली हमने पता करना था। चलिए, सो यानी कि वाटर कंटेंट आपको पता करना था कि किस वाटर कंटेंट पे मैक्सिमम गामा डी आपको मिलेगा। अब दो रीडिंग्स हैं आपके पास, यहाँ पे डिफरेंट वाटर कंटेंट्स हैं आपके पास, डिफरेंट वाटर कंटेंट है W1 W2 W3 W4, एंड हमारे पास हर एक वाटर कंटेंट के कोरस्पॉन्डिंग गामा डी की वैल्यू है, गामा D1 गामा D2 गामा D3 एंड गामा D4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्व प्लॉट करेंगे, एक कर्व यहाँ पे अब बनाया जाएगा इस तरह से, कर्व विल बी प्लॉटेड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। ऐसे करके एक कर्व है आपके पास में, एक कर्व बनेगा किसके बीच में, इधर हो गया आपके पास में गामा डी ड्राई यूनिट वेट हो गया, एंड इधर हो गया आपके पास में क्या, वाटर कंटेंट, इधर हो जाएगा आपके पास में वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट हो गया। सो हुआ क्या कि भाई अलग अलग वाटर कंटेंट की रीडिंग थी, अलग अलग वाटर कंटेंट की रीडिंग के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग गामा डी आपके पास में निकल कर आ रहा है, डिफरेंट गामा डी की आपके पास में वैल्यू आ रही है। तो कुछ कर्व जो मिलेगा हमें, द कर्व विल बी ऑब्जर्व्ड समथिंग लाइक दिस, इस तरह का कुछ कर्व आएगा आपके पास में, ऐसा कुछ कर्व रहेगा आपके पास में समथिंग लाइक दिस। एंड इस कर्व को कहते हैं, पहली बात तो इस कर्व का नाम क्या है, द नेम ऑफ द कर्व इज कॉम्पेक्शन कर्व, द नेम ऑफ दिस कर्व इज व्हाट, कॉम्पेक्शन कर्व का नाम है कॉम्पेक्शन कर्व आपके पास में, इस कर्व का नाम है कॉम्पेक्शन कर्व। अब पहले तो इस कॉम्पेक्शन कर्व के बिहेवियर को समझो। ये कंडीशन है, इसमें हमें ये वैल्यू मिल रही है क्या, ये वैल्यू मिली आपको गामा डी मैक्स, दिस इज गामा डी मैक्स, ये गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू है। अगर इस कर्व को देखें तो देखो जरा, यहाँ पे ये वैल्यू जो है, यहाँ पर ये जो वैल्यू मिल रही है, ये क्या है, गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू है। एंड जिस वाटर कंटेंट पे, जिस पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे ये गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली, दैट वाटर कंटेंट इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर, दिस इज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, ये है आपके पास में ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है। क्लियर है, ओएमसी आ गया। सो ये कहानी थी आपकी, हमने देखना था ओएमसी किस, बेसिकली किस मॉइस्चर कंटेंट पे आपको गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, दैट मॉइस्चर कंटेंट इज व्हाट, ओएमसी। ये आपके पास में मॉइस्चर कंटेंट है ओएमसी। अब यहाँ से पहले इसके बिहेवियर को समझो, बिहेवियर यहाँ पे क्या पता लग रहा है हमें, यहाँ से ये चीज समझ में आ रही है कि जब वाटर कंटेंट बहुत बहुत कम है, जिस समय पे वाटर कंटेंट क्या है, बहुत बहुत कम है,
उस समय पे गामा डी की वैल्यू क्या मिल रही है, बहुत कम मिल रही है, बहुत कम मिल रही है गामा डी की वैल्यू। हमने वाटर कंटेंट को इंक्रीज करना शुरू करा, वाटर कंटेंट बढ़ाते बढ़ाते हम बढ़ाते जा रहे हैं वाटर कंटेंट को, ओएमसी की तरफ मूव कर रहे हैं, वाटर कंटेंट बढ़ाते बढ़ाते ओएमसी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, ये बढ़ती जा रही है। देखो गामा डी क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, सिंपल इंक्रीज कर रहा है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ओएमसी पे आके एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंच गया मैं, इस वैल्यू पे आने के बाद में ओएमसी तक पहुंच के मैंने अगर वाटर कंटेंट को और ज्यादा फर्दर बढ़ाया, इससे आगे अगर आपने और ज्यादा फर्दर वाटर कंटेंट को बढ़ाया, तो फिर से क्या होने लग गया है, डिक्रीज होने लग गया, फिर से डिक्रीज होने लगा। तो ये इसका बिहेवियर आ रहा है निकल के। बिहेवियर कैसा आता है कि इनिशियली जब बहुत कम वाटर कंटेंट है, बहुत कम वाटर कंटेंट पर क्या होगा कि भाई आपके पास में कंडीशन ये रहेगी कि गामा डी बहुत कम मिलेगा, आपको बहुत कम मिलेगा। हम वाटर कंटेंट को बढ़ाना शुरू करें, जब हम वाटर कंटेंट को बढ़ाएंगे, वाटर कंटेंट को बढ़ाते बढ़ाते गामा डी बढ़ना शुरू होगा। अब गामा डी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके मैक्सिमम हो जाएगा, जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे आके गामा डी मैक्सिमम हो गया, उस वाटर कंटेंट को आपने ओपीएम मॉइस्चर कंटेंट कह दिया। अब अगर हम फर्दर और मॉइस्चर कंटेंट को गामा डी सॉरी ओएमसी से भी आगे लेकर जाएंगे, तो अब गामा डी क्या करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। वैसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, इसका कारण क्या है, ये इसका रीजन देखना है मेनली हमने कि भाई इसका रीजन क्या है कि ऐसा क्यों होता है, बिहेवियर इसका रीजन क्या है। देखो जरा, सैंपल बहुत कम वाटर कंटेंट पे जब था, जब सैंपल बहुत कम वाटर कंटेंट पे था, यहाँ पे बहुत कम वाटर कंटेंट होने का मतलब क्या, सैंपल कुछ ड्राई जैसा बिहेव कर रहा है। बहुत ज्यादा कम वाटर कंटेंट होने का मतलब ये है कि सैंपल आपका बहुत ज्यादा ड्राई के जैसा बिहेव कर रहा है, ड्राई सैंपल जैसा आपका बिहेवियर हो रहा है यहाँ पे। सो ये सैंपल लिया हमने, ये सैंपल लिया, इसके अंदर मॉइस्चर बहुत बहुत कम है, मॉइस्चर इसके अंदर क्या है, बहुत बहुत कम है, वाटर कंटेंट बहुत कम है। सो ये मॉइस्चर कंटेंट जो है वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस मॉइस्चर कंटेंट। अगर वेरी वेरी लेस मॉइस्चर कंटेंट है, इसका मतलब ये है आपका कुछ ड्राई के जैसा ये बिहेवियर शो कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इस पे मैं कॉम्पेक्शन करवाने की कोशिश करूं। जब हमने इसके ऊपर कॉम्पेक्शन करवाना शुरू करा, सैंपल इज इन ड्राई स्टेट, एग्जैक्टली ड्राई नहीं है बट काफी हद तक ड्राई के पास में है। जो फ्रिक्शन डेवलप होगा, ज्यादा डेवलप होगा कम डेवलप होगा। ड्राई कंडीशन में लगभग मान लो बहुत ज्यादा ड्राई है, सॉरी एग्जैक्टली ड्राई नहीं है लेकिन ड्राई के काफी पास में है, फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप होगा कम डेवलप होगा, बोलो। ड्राई सैंपल है, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा कम लगेगा, ज्यादा लगेगा सिंपल, कम लगेगा फ्रिक्शन। हम्म, ड्राई सैंपल में ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होगा, ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होगा, ठीक है, फ्रिक्शन डेवलप ज्यादा होगा इन द केस ऑफ द ड्राई सैंपल। इसको ऐसे समझो ना, हम गीले सरफेस पे ज्यादा जल्दी फिसल जाते हैं, गीले सरफेस पे, वेट सरफेस पे हम ज्यादा जल्दी फिसलते हैं। तो जब गीले सरफेस पे ज्यादा जल्दी फिसलते हैं मतलब वहां पे फ्रिक्शन क्या लगता है, कम है एक तरह से। सूखे सरफेस पे हम इतनी जल्दी नहीं फिसलते हैं, फ्रिक्शन रोक रहा होगा बेसिकली, ठीक है चलिए। सो इन दी केस ऑफ द ड्राई सैंपल हमें नहीं समझ में आया, जब ड्राई था सैंपल आपका फ्रिक्शन क्या हो रहा होगा, ज्यादा डेवलप हो रहा होगा। अब ये बताओ अगर फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप हो रहा है, तो जब हम उसको कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करें बाई अप्लाइंग द एनर्जी, बाई अप्लाइंग द एनर्जी, फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप हो रहा है, कॉम्पैक्ट करके पास पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पार्टिकल पास पास आ पाएंगे, फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप हुआ, पार्टिकल को पास पास लाने की कोशिश कर रहे थे कॉम्पैक्शन करके, क्या पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, नहीं पास पास नहीं आ पाएंगे। भाई फ्रिक्शन ही तो रोक रहा था उनको पास पास आने से, हम फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए तो एनर्जी दे रहे थे, लेकिन एनर्जी तो दे रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप हो रहा है, तो पार्टिकल इतना पास पास नहीं आ पाएंगे। मतलब अगर पार्टिकल पास पास नहीं आ पा रहे, पार्टिकल अगर पास पास नहीं आ रहे, पार्टिकल पास पास ना आने का मतलब क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम में कम पार्टिकल आए। पार्टिकल पास पास ना आने का मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम में कम पार्टिकल है, पर यूनिट वॉल्यूम में अगर पार्टिकल कम आए मतलब गामा डी क्या है, गामा डी की वैल्यू क्या है, कम है आपके पास सैंपल, गामा डी कम है। तो ये रीजन निकल कर आता है, ये रीजन निकल कर आता है कि इनिशियली जब सैंपल ड्राई था गामा डी क्या मिलेगा हमें, कम मिलेगा। उसका रीजन क्या है, रीजन समझ में आया। इनिशियली द फ्रिक्शन ऑफर्ड विल बी वेरी वेरी हाई बिकॉज द सैंपल इज बिहेविंग लाइक अ ड्राई सैंपल। तो फ्रिक्शन जो डेवलप होगा वो बहुत बहुत हाई होगा। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे मॉइस्चर को बढ़ाना शुरू कर लिया, मॉइस्चर बढ़ाना शुरू करा। अब जब मॉइस्चर बढ़ाना शुरू करा हमने यहाँ पे, तो मॉइस्चर बढ़ाते जा रहे हैं हम। अब मॉइस्चर बढ़ाओ यहाँ पर। सो जब मॉइस्चर अब बढ़ाना शुरू करा, वो मॉइस्चर क्या करेगा, अब इन पार्टिकल्स के सरफेस को वो क्या कर देगा, ल्यूब्रिकेट कर देगा। ये लुब्रिकेशन करा दिया आपने, ये लुब्रिकेशन करा दिया पार्टिकल्स के सरफेस का। अगर आप पार्टिकल्स के सरफेस का लुब्रिकेशन हो गया, सो फ्रिक्शन का इफेक्ट कम ज्यादा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो गया, कॉम्पैक्शन कराने की कोशिश करो, फ्रिक्शन कम हो गया, पार्टिकल मूव करेंगे आराम से, पार्टिकल क्या आराम से मूव करेंगे,
बिल्कुल पार्टिकल आराम से मूव करेंगे, और पार्टिकल आराम से मूव करेंगे मतलब पास पास आ जाएंगे। पास पास आने का मतलब क्या है, ज्यादा सॉलिड पैक हो जाएंगे एक यूनिट वॉल्यूम में, ज्यादा सॉलिड पैक हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम में। इसका मतलब क्या है, गामा डी बढ़ता जाएगा। गामा डी क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सो गामा डी बढ़ते 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 बढ़ना शुरू हो गया। गामा डी बढ़ते बढ़ते कहां पे पहुंचेगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा। मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया। यहां तक कि इतना पार्ट आपका क्लियर हो गया। ओएमसी से पहले वाला पार्ट क्लियर है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, वाटर कंटेंट को और ज्यादा बढ़ाओ, ओएमसी से भी आगे लेकर जाओ इसको। अब वाटर कंटेंट को क्या कर रहे हैं, ओएमसी से भी आगे लेकर जाते हैं। अब जब वाटर कंटेंट को हम ओएमसी से आगे लेकर जाने का मतलब क्या है कि हमने वाटर की क्वांटिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया। बढ़ाओ और ज्यादा, सरफेस तो लुब्रिकेट हो चुका, सरफेस लुब्रिकेट हो चुका, सरफेस ऑलरेडी लुब्रिकेट हो चुका है। तो अब जो और ज्यादा इसमें पानी डालेंगे वो पानी आएगा कहां पे, यहां पे आएगा। क्या हो, तो यहां पर आएगा पानी। बताओ आया नहीं आया समझ। जब और ज्यादा पानी बढ़ाएंगे, इनिशियली तो कम था पानी, जब कम था तो वो सरफेस को लुब्रिकेट कर रहा था, बस लुब्रिकेशन का काम उसने कर दिया। लेकिन जब और ज्यादा पानी हमने डाला, और ज्यादा पानी डाला, तो वो पानी कहां पर आएगा, क्या वो वॉइड्स को ऑक्यूपाई करना शुरू कर देगा, क्या वो पानी वॉइड्स को ऑक्यूपाई करना शुरू करेगा। अगर वो वॉइड्स को ऑक्यूपाई करना शुरू करेगा, इसका मतलब क्या है, पानी वॉइड्स में जाना चाह रहा है। पानी कहां किसको ऑक्यूपाई करेगा, वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। अगर पानी वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा तो वॉइड्स में पानी के आने के लिए वहां पे जगह भी तो बननी चाहिए। वॉइड्स में पानी के आने के लिए वहां पे जगह बननी चाहिए, और जगह कैसे बनेगी, जब पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। जब पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तब वहां पे जगह क्रिएट होगी, और पार्टिकल दूर दूर हो गए मतलब लूजनेस क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। आया चीज समझ में। सो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि अब वो वॉइड्स को ऑक्यूपाई करना शुरू करेगा। वॉइड्स को ऑक्यूपाई करने का मतलब आपका ये है कि भाई अब वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है तो वॉइड्स में जगह बननी चाहिए। वॉइड्स में जगह कैसे बनेगी, पार्टिकल को दूर दूर भेजो। अगर पार्टिकल दूर दूर चले गए तो सॉलिड दूर दूर चलेगा, एक यूनिट वॉल्यूम में जो सॉलिड पैक होंगे वो कम होंगे, गामा डी क्या हो गया, आपका डिक्रीज हो जाएगा। सो ये आता है समझ में, दिस इज द रीजन, ये रीजन है आपका। सो इसका नेचर कैसे आता है निकल के, किस तरह से कर्व मिलेगा हमें, ये यहाँ से कहानी क्लियर हुई। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यूज पर्पस वगैरह से भी पूछा जाता है आपसे कि भाई ये कॉम्पेक्शन कर्व इस तरह का आपको कुछ देखने को मिलता है, एक्चुअली में इसका रीजन क्या निकल कर आता है, क्यों ऐसा होता है कॉम्पेक्शन कर्व, पहले बढ़ती है वैल्यू, फिर क्या होने लगती है, कम होने लगती है दोबारा से। सो ये रीजन था सिंपल। भाई पहले क्या था, जब हमने पहले इनिशियली कम पानी डाला था, जब पानी हमने कम डाला था, पानी कम डालने पे एक तरह से माइनॉरिटी में था पानी, जो कम है मतलब वो माइनॉरिटी में था। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। लेकिन जब हम पानी को डाल रहे हैं, जब हम पानी को डालते जा रहे हैं अब पानी मेजर क्वांटिटी में आ चुका। पानी को आप बढ़ाते जाओ, पानी को बढ़ाते जाओ, पानी भी अब मेजर क्वांटिटी में आ चुका। अगर अब पानी भी मेजर क्वांटिटी में आ चुका है तो जो मेजोरिटी में आया उसको भी तो अपनी जगह चाहिए अब रहने के लिए। पहले तो ठीक है वो थोड़ी बहुत क्वांटिटी में था, आपने उसको कहीं पर भी डाल दिया उठाकर, लेकिन अब जब वो सफिशिएंट क्वांटिटी में आ चुका है तो उसको भी तो अपनी सेपरेट स्पेस चाहिए ऑक्यूपाई करने के लिए। अब उसको भी तो एक जगह चाहिए ना अपने रहने के लिए, और वो जगह कहां पर होगी, वॉइड्स में होगी। सिंपल, वो जगह होगी वॉइड्स में, तो वो वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा, वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा, दैट मींस गामा डी वैल्यू विल स्टार्ट अगेन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी दोबारा से। तो ये रीजन निकल कर आता है। इसमें एक दो पॉइंट लिखो, जस्ट एक दो पॉइंट लिखो, भी डायग्राम में चलनी है इसमें चीजें बहुत सारी ना, लिखो। द लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट आर परफॉर्म्ड the laboratory compaction tests are performed laboratory compaction tests are performed over the soil sample 2 over the soil sample 2 are performed over the soil sample 2 are performed over the soil sample 2 know the compaction characteristics are performed over the soil sample to know the compaction characteristics to know the compaction characteristics to know the compaction characteristics compaction characteristics, that is to find the optimum moisture content, that is to find the optimum moisture content, that is to find the optimum moisture content, that is to find the optimum moisture content value, to find the optimum moisture content value at which value of dry unit weight, at which value of dry unit weight, at which value of dry unit weight
at which value of dry unit weight will be maximum, will be maximum, will be maximum, will be maximum. ठीक है, आगे लिखो, compaction curve is plotted between, compaction curve is plotted between, compaction curve is plotted between dry unit weight, compaction curve is plotted between dry unit weight and water content, and water content. So the curve, the compaction curve is plotted between dry unit weight and water content, and water content in the laboratory, in the laboratory, in the laboratory, in the laboratory, in the laboratory. तो ये पॉइंट आया समझ में, कॉम्पेक्शन कर्व ये कहां पर कर रहे हैं हम काम सारा का सारा, ये लेबोरेटरी में काम चल रहा है, लेबोरेटरी में हम ये कर्व बना रहे हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करके हम पता करना चाहते हैं ओएमसी किसके बराबर आएगा, फिर उसको फील्ड में लेके जाओगे, है ना, लेबोरेटरी में कर रहे हैं सारा का सारा काम। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the curve obtained, the curve obtained, the curve obtained is unique for a, is unique for a, the curve obtained is unique for a given, is unique for a given soil type, the curve obtained is unique for a given soil type, soil type comma method of compaction, method of compaction and compactive effort, and compactive effort, and compactive effort, and compactive effort। अब ये मतलब क्या है compactive effort का, वो डिस्कस करेंगे आगे। दो चीजें तो आई गई समझ में होंगी भाई, सॉइल टाइप का मतलब क्या है वो पता ही है हमें, मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन का मतलब भी हमें पता है, किस तरीके से आप कॉम्पेक्शन कर रहे हो, कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हो। एक आता है यहाँ पे कॉम्पेक्टिव एफर्ट, कॉम्पेक्टिव एफर्ट का मतलब क्या है, द एनर्जी, कितनी कितनी एफर्ट से हम कॉम्पेक्शन कर रहे हैं, कितनी एफर्ट से हम कॉम्पेक्शन कर रहे हैं, कितनी ताकत लगा रहे हो आप कॉम्पेक्शन करने में, कितनी एफर्ट से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिंपल ये मतलब है कि कितनी एफर्ट से हम अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दैट इज कॉम्पेक्टिव एफर्ट। ठीक है, ये है मतलब सिंपल यहाँ पे एफर्ट, कितना एफर्ट लगाया हमने कॉम्पेक्शन करते समय, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पेक्टिव एफर्ट। डिस्कस करेंगे इसके बाद में, इसके बारे में आगे आएगा पॉइंट ना। लिखो, नेक्स्ट लिखो, ये कॉम्पेक्टिव एफर्ट क्या है आगे आएगा वो पॉइंट आपका। नेक्स्ट लिखो, गामा डी मैक्स वैल्यू ऑब्टेन्ड, gamma d max value obtained in the lab, gamma d max value obtained in the lab, gamma d max value obtained in the lab is not the, is not the, is not the maximum gamma d, is not the maximum gamma d that can be obtained, that can be obtained, that can be obtained, that can be obtained in the field, that can be obtained in the field. So the gamma d max obtained in the lab is not the maximum gamma d that can be obtained in the field। क्या मतलब है, ये कहानी चल रही थी आपकी कहाँ पे, लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी में हम सारे के सारे टेस्ट कर रहे हैं, लेबोरेटरी में सारे के सारे टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपने गामा डी मैक्सिमम की ये वैल्यू को अटेन कर लिया, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू द गामा डी व्हिच हैज बीन ऑब्जर्व्ड। अब ये बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई जो गामा डी आप लैब में अचीव कर रहे हो ना यहाँ पे, वो गामा डी आप फील्ड में अचीव नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे फील्ड में अचीव, क्योंकि कंडीशन पे कंट्रोल नहीं होगा आपका। ऑब्वियसली लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे हो, लेबोरेटरी में सारी की सारी कंडीशन आपके कंट्रोल में है, जब फील्ड में जाकर यही सेम काम करोगे वहां पे आपका कंडीशन पे कंट्रोल नहीं होता। तो अगर कंडीशन पे कंट्रोल नहीं होगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। क्वालिटी डिग्रेड होगी तो क्वालिटी डिग्रेड किसके फॉर्म में होगी, गामा डी के फॉर्म में होगी। यहाँ पे गामा डी क्या होगा, वो मैक्सिमम गामा डी आप फील्ड में अचीव नहीं कर पाओगे जो कि आप यहाँ पे लैब में कर ले रहे हो। रीजन क्या है कि फील्ड में हमारा क्वालिटी पे कंट्रोल ज्यादा नहीं होगा, जो वाटर आप वहां पे ऐड कर रहे हो, जो कॉम्पेक्शन आप कर रहे हो, जिस तरीके से कॉम्पेक्शन कर रहे हो उसकी क्वालिटी इतनी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा। अगर क्वालिटी कंट्रोल नहीं है सो गामा डी मैक्सिमम जो कि आपने यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया ना, वो सेम ऑब्टेन नहीं कर पाओगे फील्ड में। फील्ड में मतलब इसके कंपैरिजन में कुछ ना कुछ कम आपको देखने को मिलेगा। बताओ ये पॉइंट आया समझ में? हाँ, अब सिंपल है,
अभी अभी आप अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, अभी घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, सारे के सारे फैक्टर आपके कंट्रोल में है, सारे फैक्टर आपके कंट्रोल में है। टाइम पे खाना भी मिल रहा है, टाइम पे कपड़े भी धुले हुए मिल रहे हैं, सारी चीज हो रही है। लेकिन जब हम जाएंगे कहीं कमरा लेके पढ़ाई करने के लिए, जब हम जाएंगे कहीं कमरा लेके पढ़ाई करने के लिए, तो वहां पे क्या होगा, क्वालिटी में कंट्रोल कुछ ना कुछ हमारे हाथ में प्रॉपर नहीं रह पाएगा। जैसे खाने की दिक्कत रहेगी, कपड़े धुले नहीं मिलेंगे, 10 तरह की चीजें रहेंगी, तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा एफिशिएंसी में। इस तरह से सोच सकते हैं। जस्ट लिखो नेक्स्ट। अब इसमें नेक्स्ट क्या है आपके पास? सो नेक्स्ट पॉइंट में चलना है। लिखो पॉइंट, लिखो, नोट करके लिखो, इसी में आगे कंटिन्यू लिखते रहो। एट लोअर वाटर कंटेंट, फोर्थ पॉइंट है ये, फोर्थ पॉइंट है। एट लोअर वाटर कंटेंट, एट लोअर वाटर कंटेंट, at lower water content, the soil is stiff. At lower water content, the soil is stiff. The soil is stiff, and the soil particle offers more resistance. And the soil particles offers more resistance. Soil particle offers more resistance to the compaction. 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 ये point आया. And now, next point. And now when water content is increased, and now when water content is increased, and water content is increased, and now when water content is increased, water develops a layer. Water develops a layer. ब्रैकेट में लिख लो फिल्म, FILM, फिल्म. वाटर डेवलप्स अ लेयर, ब्रैकेट में लिखो फिल्म, around the particles, around the particles, around the particles which lubricate, which lubricate, which lubricate the particle surface, which lubricate the particles surface, which lubricates the particle surface, which lubricate the particle surface and reduces the friction effect, and reduces the friction effect, and reduces the friction effect, reduces the friction effect, and reduces the friction effect, and make it easier for the particles, and make it easier for the particles, and make it easier for the particles, make it easier for the particles to move closer into a denser state, to move closer into a denser state, to move closer into a denser state, and cause gamma d to increase, and cause gamma d to increase, gamma d to increase, and cause gamma d to increase, cause gamma d to increase. बताओ ये स्टेटमेंट क्लियर है? ये जो बताया इसके एक्सप्लेनेशन बताई थी ना कर्व की, वो लिखा है यहाँ पर ना. ओके, सो ये क्लियर है पॉइंट. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो gamma d increases only up to a particular water content. Gamma d increases only up to a, gamma d increases only up to a, gamma d increases only up to a particular water content, only up to a particular water content called as only up to a particular water content called as optimum moisture content, called as optimum moisture content, at which gamma d is maximum, 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 and with further increase in moisture content, and with further increase in moisture content, and with further increase in moisture content, with further increase in moisture content,
water starts to replace water starts to replace water starts to replace the soil particles. Water starts to replace the soil particles. Water starts to replace the soil particles. Water starts to replace the soil particles, and dry unit weight again starts decreasing. And dry unit weight again starts decreasing. Again it starts decreasing after OMC. After OMC. After OMC. After OMC. After OMC. बताओ, ये पूरी एक्सप्लेनेशन क्लियर है? ये जो बताया था इस कर्व के बारे में वो सब लिखवाया है। ये क्लियर है कहानी सारी? तो सेम एक्सप्लेनेशन लिखवाई आपको भी। क्या होता है कि मतलब कैसे बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, ठीक? चलो ठीक है, ये क्लियर है। अब वैसे तो टाइम होने वाला है, तो जो टॉपिक मेनली शुरू करना था वो तो नहीं शुरू कर रहे। एक छोटा सा टॉपिक है वो लिख लेते हैं, हेडिंग डालो, रिलेटिव कॉम्पैक्शन। रिलेटिव कॉम्पैक्शन। ओके, आज ऑफलाइन क्लास नहीं है, आज ऑफलाइन क्लास नहीं है, कोई बात नहीं। आज ऑफलाइन क्लास है नहीं है तो कोई बात नहीं। मतलब वैसे क्लास का तो आपका यही रखेंगे जो नॉर्मली चलता है टाइम, 3 सवा 3 तक ना, क्योंकि मेरी मॉर्निंग से चल रही है क्लास, सुबह से। ठीक है, मेरी सुबह से क्लास चल रही है अभी जस्ट एकदम, फिर उसके बाद आपकी क्लास हो जाती है 20-25 मिनट के ब्रेक के बाद। नहीं अभी नहीं है, अभी बात हुई है वो देखते हैं कल आज से या फिर कल से या परसों से, रात के टाइम रहेगा उसका कुछ शायद। ठीक है। सो क्या था आपके पास? नेक्स्ट हेडिंग है रिलेटिव कॉम्पैक्शन या फिर परसेंटेज कॉम्पैक्शन। क्या कहते हैं? रिलेटिव कॉम्पैक्शन कहते हैं या फिर परसेंटेज कॉम्पैक्शन, या तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन या फिर परसेंटेज कॉम्पैक्शन। परसेंटेज कॉम्पैक्शन भी कहते हैं, रिलेटिव कॉम्पैक्शन कहते हैं या फिर परसेंटेज कॉम्पैक्शन कहते हैं। है क्या ये? सिंपल लिखो जरा, रेशो ऑफ गामा डी in field, ratio of gamma d in field, ratio of gamma d in field to the laboratory maximum dry unit weight, to the laboratory maximum dry unit weight, to the laboratory maximum dry unit, to the laboratory maximum dry unit weight, to the laboratory maximum dry unit weight gamma d max, gamma d max, गामा डी मैक्स। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा क्या मतलब इसका रेशो, रिलेटिव कॉम्पैक्शन या फिर परसेंटेज कॉम्पैक्शन का। बताओ, अभी एक स्टेटमेंट लिखा कि जो गामा डी मैक्सिमम हम लैब में अचीव कर रहे हैं वो हम फील्ड में अचीव नहीं कर पाएंगे। फील्ड में अचीव नहीं कर पाएंगे तो फील्ड में लैब के मैक्सिमम वाले के कंपैरिजन में कितना आपने कॉम्पैक्शन अचीव कर लिया, ये मतलब है इसका सिंपल। और कॉम्पैक्शन किसके फॉर्म में बताते हैं? गामा डी के फॉर्म में बताते हैं। सो गामा डी कितना फील्ड में निकल कर आ रहा है डिवाइडेड बाय गामा डी मैक्स इन द लैबोरेटरी, ये बन गया आपके पास टॉपिक सिंपल। तो क्या है रिलेटिव कॉम्पैक्शन? रिलेटिव कॉम्पैक्शन इज इक्वल टू गामा डी फील्ड डिवाइड बाय गामा डी मैक्स। और ये कहां पर है मैक्सिमम? ये लैब में ना, गामा डी मैक्स इन द सर फील्ड में भी गामा डी मैक्सिमम वाला लेंगे जो एक्चुअली में फील्ड में अचीव हो पाया। हाँ पे बिल्कुल, फील्ड में जितना आप मैक्सिमम अचीव कर पाए गामा डी वो वाला लेंगे। फील्ड में आप कितना एक्चुअली गामा डी अचीव कर पा रहे हो? अब फील्ड में एक ही गामा डी तो अचीव होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि 2 गामा डी अचीव हो जाएंगे फील्ड में। तो जो फील्ड में गामा डी आप अचीव कर पाए मैक्सिमम वाला, बिल्कुल। तो गामा डी इन द फील्ड डिवाइडेड बाय गामा डी मैक्स इन द लैबोरेटरी। तो ये रहता है सिंपल आपके पास में इनटू 100%।
इंटू 100%, ये आ गया फॉर्मूला। सो गामा डी फील्ड अपॉन गामा डी मैक्स इन द लेबोरेटरी, ये है आपके पास में रिलेटिव कॉम्पेक्शन। अब इसी को लिखने का एक और तरीका है, इसी को लिखने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? ये फॉर्मूला लिख के बताओ वॉइड रेशियो के टर्म्स में, ये फॉर्मूला वॉइड रेशियो के टर्म्स में लिख के बताओ खुद से, कैसे वॉइड रेशियो के टर्म में लिखेंगे? ये फॉर्मूला वॉइड रेशियो के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? सिंपल तरीका है। क्या है तरीका लिखने का? कि हमें पता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई इज इक्वल टू गामा डी होता है, इज इक्वल टू गामा डी होता है। सो क्या है यहाँ से निकल के, जी गामा डब्ल्यू तो कांस्टेंट है ही, गामा डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई, इनवर्स रिलेशन निकल कर आ रहा है दोनों में। सो अगर यहाँ पर गामा डी मैक्सिमम था तो गामा डी मैक्सिमम मतलब ई क्या होगा उस केस में? अगर गामा डी मैक्सिमम है तो ई क्या होगा इन दैट केस? मिनिमम होगा, सिंपल, ई मिनिमम होगा। और गामा डी फील्ड वाले के एस्पेक्ट में आप क्या लोगे, जो वहां पर एक्चुअली में वॉइड रेशियो बन रहा है, नेचुरल वॉइड रेशियो एक तरह से, तो क्या बन गई है? और ये इनवर्स रिलेशन है, सो ये क्या बन जाएगा आपका? ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस ई मिनिमम अपॉन 1 प्लस ई इंटू 100% इज इक्वल टू रिलेटिव कॉम्पेक्शन। बताओ क्लियर है क्या फॉर्मूला है? सो रिलेटिव कॉम्पेक्शन इज इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस ई मिनिमम अपॉन 1 प्लस ई इंटू 100%। आया फॉर्मूला? इस तरह से निकाला है सिंपल, जस्ट यहाँ पे जो इसकी हेल्प से, ये रिलेशन की हेल्प से, इसकी हेल्प से कैलकुलेट करा है। क्लियर है? चलिए ये क्लियर है पॉइंट। सो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास ना, ये क्लियर है। अब एक एक एमसीक्यू के हिसाब से पॉइंट लिख रहे हैं, जस्ट मल्टीपल चॉइस के हिसाब से पॉइंट लिख रहे हैं। आपसे एमसीक्यू वगैरह में पूछेगा, वर्किंग वगैरह इसकी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? सिंपल एमसीक्यू के हिसाब से पॉइंट लिख रहे हैं, लिखो जरा नोट करके। in order to check the in order to check the quality in order to check the quality of compaction in field in order to check the quality of compaction in field in order to check the quality of compaction in field calcium carbide test and calcium carbide test and calcium carbide test and Proctor needle method and Proctor needle method may be used. Proctor needle method may be used. So Proctor needle method क्या है? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके बारे में डिस्कस करने की, डिटेलिंग कुछ भी, जस्ट याद रखिएगा कि हाँ ये भी एक टेस्ट होता है कॉम्पेक्शन की क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो दो तरह के टेस्ट यूज कर रहे हो, एक तो कैल्शियम कार्बाइड वाला यूज कर ही रहे हैं फील्ड में वाटर कंटेंट के लिए, दूसरा आपका क्या है? कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ये प्रोक्टर नीडल वाला मेथड भी यूज किया जाता है। जस्ट एमसीक्यू पर्पस के हिसाब से ये पॉइंट लिखवाया है। तो ये भी हो गया आपके पास ना। रिलेटिव कॉम्पेक्शन क्या है? रिलेटिव कॉम्पेक्शन की कहानी आ गई। और आगे क्या डिस्कस करना है इसमें? इसमें आगे जो है, अब आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आज यहीं पे ओवर कर रहे हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे फिर, ठीक? नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं आगे फर्दर। सो कॉम्पेक्शन टॉपिक आपका ओवर हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। और एक और इंपॉर्टेंट चीज की जस्ट, अब हाँ मंडे, अब नेक्स्ट क्लास में आपका टॉपिक डिस्कस होगा क्या? कॉम्पेक्शन से पहले आपको वो टॉपिक आना चाहिए, इसी में पढ़ा दूंगा उसको मैं कंटिन्यू करके, क्ले मिनरलोजी वाला पार्ट। तो जो क्ले मिनरल वाला पार्ट है ना आपका, वो इसी कॉम्पेक्शन के अंदर ही आप पढ़ लोगे। क्ले मिनरल के अंदर ही आप कॉम्पेक्शन ये सॉरी कॉम्पेक्शन के अंदर ही आप क्ले मिनरल वाला पार्ट भी पढ़ लोगे। सर इससे पहली स्लाइड दिखा दीजिए, ठीक है? कॉम्पेक्शन के अंदर ही क्ले मिनरल भी पढ़ लोगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होंगी कॉम्पेक्शन में जिनके लिए हमें क्ले मिनरल की रिक्वायरमेंट पड़ती है पता होने की।
फ्लोक्युलेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सब के रिक्वायरमेंट पढ़ दिया तो वो इसी टॉपिक में मैं आपको पढ़ा दूंगा पूरा। सो इसे ओवर कर रहे हैं आज यहीं पर। नेक्स्ट आगे मंडे में डिस्कस करते हैं, सेम टाइम रहेगा मंडे में, सेम क्लास रहेगी। कुछ क्वेश्चंस भी कोशिश करूंगा कि इस बीच में कुछ क्वेश्चन तैयार करे जाएं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिनसे कि प्रैक्टिस कराई जा सके। और अब क्वेश्चन मैं क्लास में, स्लाइड नहीं दिख रही तो क्वेश्चन एक वो जो ग्रुप क्रिएट हुआ है आपका उस पर भी डाल सकता हूँ, हैंड रिटन लिख के हाथ से उस पर डाल दूंगा, तो उस पर प्रैक्टिस कर लेना उसे खुद से करके, कुछ अच्छे अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होंगे। चलो ठीक। ऑफलाइन आ सकते हैं, ऑफलाइन आ सकते हैं, किस लिए ऑफलाइन आ सकते हैं? ऑफलाइन आ तो रहे हैं आप, ऑफलाइन आते तो, ऑफलाइन तो आते हो ना, क्लास चलती है आपकी शाम के टाइम आरसीसी। सॉइल, सॉइल का देखो मैं क्या बता सकता हूँ इस बारे में। मैंने पहले भी बताया था कि भाई शेड्यूल कोई मैं फिक्स नहीं करता, किस समय पे क्या सब्जेक्ट चलना है, किस तरह से चलना है, ऑनलाइन चलना है, ऑफलाइन चलना है, ये मेरे पे मतलब मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी। सर नहीं बच्चे कितने हैं, सर नहीं बच्चे कितने हैं, सर ऑफलाइन आ सकते हैं, सर नहीं बच्चे कितने हैं, क्या मतलब, क्या मतलब है बच्चे कितने हैं अभी? अच्छा ऑफलाइन अभी बच्चे कितने हैं? अभी तो 2 बचे हैं जस्ट। दो बच्चे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन।